क्लियर ही है मेजोरिटी, वो तो देखोगे ना तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अपना मेन काम आता है अभी मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग में 3 तरह की लर्निंग होती है। सबसे पहली होती है सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग मतलब कि पहले तो एक प्रोसेस समझ लो तो क्या आगे अपने को काम आए, ठीक है। सपोज ये अपना एक मॉडल है एम का, और सबसे पहले तो हम एक इनपुट डेटा देते हैं, ठीक है। इनपुट डेटा दिया, उससे क्या होता है, मॉडल ट्रेन होता है, फिर बाद में उसकी हम टेस्टिंग करा देते हैं। टेस्टिंग मतलब कि अनसीन डेटा होता है, हमें नहीं पता होता टेस्टिंग में क्या आएगा, कोई कुछ भी कर सकता है। और टेस्टिंग होती है और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। अभी तक इतना इतना चलता रहता है। अब आते हैं हम सुपरवाइज लर्निंग पे। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं हाउस प्रेडिक्शन का। हाउस प्रेडिक्शन, ठीक है। तो हाउस प्रेडिक्शन में अगर मैं 2 कॉलम बना लूँ, एक बना लेता हूँ साइज का, एक बना लेता हूँ प्राइस का, ठीक है। तो अगर सपोज साइज हमारी कुछ है 100 स्क्वायर फीट और उस हाउस का प्राइस आता है 10 लाख, फिर अगर साइज बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती जाती है। तो ये होता है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या है कि हमने इनपुट आउटपुट दोनों दे दी, समझ आ रहा। तो मॉडल को समझने में थोड़ी आसानी होगी कि हाँ भाई ऐसा इनपुट है ऐसा आउटपुट है। तो ऐसे सपोज मैंने बहुत सारे केस दे दिए। अब मैं अगर कोई प्राइस पूछता हूँ कि भाई 125 साइज कितनी है, तो इसका प्राइस क्या होगा, तो वो समवेयर अराउंड प्राइस बता देंगे 12,50,000। समझ आ रहा है। सुपरवाइज लर्निंग मतलब हमने डेटा में इनपुट और आउटपुट दोनों दे दिए, और इसका ही दूसरा नाम है लेबल डेटा। पता चला सुपरवाइज लर्निंग। ओके। हाँ, फिर से बोल देता हूँ। सुपरवाइज लर्निंग मतलब कि हम इनपुट और आउटपुट दोनों दे देते हैं, यानी कि एक तरह से हमने थाली में परोस के दे दिए। मॉडल को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उसको सीधा सीधा बता दिया कि भाई ऐसा इनपुट है ऐसा आउटपुट है। और इसी का ही दूसरा नाम है लेबल्ड डेटा, यानी कि सुपरवाइज लर्निंग में हम लेबल्ड डेटा देते हैं, ठीक है। इतना पता चला। फिर क्या आता था, हाँ ठीक है। अब आते हैं सुपरवाइज लर्निंग में 2 चीजें आती है, ठीक है। सबसे पहला आता है रिग्रेशन, और दूसरी चीज आती है क्लासिफिकेशन, ठीक है। आप दोनों समझ लेते हैं, मेरे को तो बेसिक ही समझना है। और क्योंकि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के सारे एल्गोरिदम चैप्टर 2, 3 और 4 में आने वाले, ठीक है। तो पूरा अभी अपना मिड का जितना भी कुछ है वो इन दोनों पे ही है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब रिग्रेशन स्टार्ट करते हैं पहले। तो रिग्रेशन यानी कि एक तरह से रिलेशन को समझना, ठीक है, रिलेशन को समझना। अब बात आती है कि किसके रिलेशन को समझना, ठीक है। तो अभी जैसे हमारा हाउस वाला केस था जहाँ पे साइज थी और दूसरी जगह प्राइस था। तो हम रिग्रेशन में क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का एक रिश्ता समझते हैं। समझ आया। रिश्ता समझते हैं यानी कि हमें क्या, पहली चीज हमें देखते ही क्या पता चली, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है ऐसे ऐसे प्राइस बढ़ रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, जब हम मॉडल से पूछेंगे ना, जैसे ये वाला केस था, यहाँ पे हमने डेटा दिया था मॉडल से। जैसे मैं पूछूंगा, इधर मैंने कुछ भी डाल दिया है कि 350 डाल दिया साइज, तो उस हिसाब से प्राइस बता देगा हमारा मॉडल, ठीक है। इसका मतलब क्या, मॉडल ने एक रिलेशन समझ लिया इन दोनों के बीच का, किन दोनों के बीच का, साइज और प्राइस के बीच का। उसने अपने दिमाग में बिठा लिया कि हाँ भाई इंक्रीजिंग रिलेशन है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है ऐसे ऐसे प्राइस बढ़ता है। तो ये चीज आती है रिग्रेशन के अंदर, ठीक है। आगे डिटेल में देखेंगे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, वो आगे देखेंगे फिर। हाँ ठीक है, तो रिग्रेशन में अभी तो अपने को इतना ही पता चला। रिग्रेशन पता चला। रिग्रेशन एल्गोरिदम्स आर यूज्ड इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट वेरिएबल, ठीक। आगे ये सब कुछ बहुत डिटेल में आने वाला। अब आता है क्लासिफिकेशन वाला। क्लासिफिकेशन का, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। सपोज ईमेल है मैं हमारा। हाँ। 1 मिनट, साथ में वो पीडीएफ भी बताते जाना, तो हाँ मैं पता पीडीएफ बताते चलेगा जाऊंगा, डिफरेंस। डन, ठीक है। हाँ। ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन का एग्जांपल देख लें। तो ईमेल में ये 2 चीज आती है, स्पैम आता है और नॉट स्पैम आता है, ठीक है। स्पैम और नॉट स्पैम। तो इसका मतलब क्या, हमने क्लासिफाई कर दिया ईमेल को कि भाई ये ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम है, या कोई अगर दूसरा केस है यस और नो वाला वो देख ली। तो ये सब चीजें आती है क्लासिफिकेशन के अंदर। क्लासिफिकेशन में हम डेटा को क्लासिफाई कर दे,
कि भाई ये इस कैटेगरी पे जाता है या इस कैटेगरी पे जाता है, पता चला रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये इधर लिखा है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स आर यूज्ड व्हेन आउटपुट वेरिएबल इज कैटेगराइज्ड, या तो यस नो है या तो ट्रू फॉल्स है, मेल फीमेल है, ऐसा सब समझ आया। रिग्रेशन क्या और क्लासिफिकेशन, इन दोनों में डाउट है? हेलो, नहीं नहीं, नहीं है, नहीं है, पता नहीं चला है। ना रिग्रेशन और रिएक्शन क्लासिफिकेशन। देंगे मैम, हम लोग रिएक्शन देंगे तो समझ जाना। मेरे को दिख कर रहा है हाँ तुम्हें नहीं, बोलना पड़ेगा, नहीं क्यों? दिखेगा, नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, मैं कहते रिएक्शन करा था, देखा है क्या नहीं। वही, ठीक है। तो रिग्रेशन पता चला, रिलेशनशिप हम समझते हैं कि भाई इनपुट और आउटपुट में क्या है और वो उस हिसाब से प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। क्लासिफिक, अब इन दोनों में एक मेन डिफरेंस क्या है पता है, रिग्रेशन में कंटिन्यूअस डेटा होता है, कंटिन्यूअस, क्लासिफिकेशन में डिस्क्रीट होता है। अब बात आती है क्या है, क्या मतलब होता है, देखो क्लासिफिकेशन में डिस्क्रीट नहीं, अलग अलग, या तो यस या तो नो, या तो ट्रू या तो फॉल्स, जरूरी नहीं दो हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं लेवल पे जाता हूँ तो लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल, या एनिमल्स की कैटेगरी ले ली, कैट, डॉग, काउ, एक्सेट्रा, पता चला। तो ये होता है डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूस में क्या है, ग्राफ बनता है, जैसे हमने हाउस वाला एग्जांपल लिया था, उसमें क्या है, कंटिन्यूस डेटा। तो ये एक मेन रखना, तो रिग्रेशन में कंटिन्यूस डेटा होता है, क्लासिफिकेशन में डिस्क्रीट डेटा होता है, ठीक। आगे ये दोनों चीज डिटेल में आने वाली, पूरा पूरा चैप्टर इन पे तो अपने तब देखिए। तो सुपरवाइज लर्निंग पता चला, सुपरवाइज लर्निंग में हम मॉडल को इनपुट और आउटपुट दोनों दे देते हैं, और उसका दूसरा ही नाम है कि हम लेबल डेटा सुपरवाइज लर्निंग में देते हैं। यानी कि हम सुपरवाइज लर्निंग में थोड़ा मॉडल की मेहनत कम कर देते हैं, कि भाई तू ज्यादा दिमाग मत लगा, हम ही तेरे को बता देते हैं कि ये है और ये है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, फिर आगे जो जो हम वैल्यू दे उस हिसाब से तू प्रेडिक्ट कर लो, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग में दो चीजें आती है, रिग्रेशन आता है और क्लासिफिकेशन आता है। डन, अब आगे चलते हैं, ये तो पढ़ लेना, इजी इजी पूछा था। अब आता है अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। अनसुपरवाइज में क्या है, अनलेबल्ड डेटा है। अनलेबल्ड डेटा मतलब क्या हुआ, अब हम इधर इनपुट आउटपुट नहीं बता रहे इसको ज्यादा, अब मॉडल खुद से समझेगा कि भाई अच्छा ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं अच्छा वाला, इसका रियल लाइफ एग्जांपल ही लेते तो क्या सीधा समझ है। इसका अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज अभी मैं एक दर्शित का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो दर्शित ने अमेजोन से एक मोबाइल परचेज किया, ठीक है। मोबाइल परचेज किया, मोबाइल के साथ साथ उसने क्या है, उसका एक टफन ले लिया, टफन आता है ना, ग्लास, ठीक है। उसके साथ साथ उसने उसका बैक कवर भी ले लिया, ठीक है। हम्म। हाँ, अब मॉडल क्या करता है पता है, मॉडल इसमें से अलग अलग चीजें निकालेगा, भाई दर्शित मेल है, चलो डन। फिर स्टोर करेगा, इसकी एज स्टोर करेगा, फिर स्टोर करेगा इसने क्या खरीदा, ये इसके बाद क्या खरीदा, इसके बाद क्या खरीदा, साथ में क्या खरीदा, ऐसा सब, ठीक है। अब आते हैं दूसरे केस पे, इसमें सपोज यशवी ने भी मोबाइल लिया, ठीक है। यशवी ने मोबाइल लिया, अब इसने क्या किया, कवर ववर नहीं लिया, इसने सोचा मैं साथ में ईयरफोन ले लेता, समझ आया। यस। ईयरफोन ले लिया, कुछ एक्स वाई जेड ले लिया। अब जब नेक्स्ट केस आता है, तीसरा केस, जैसे सपोज अब दिव्या आई, ठीक है। अब दिव्या में मॉडल है ना, खुद से बता देगा, दिव्या का यशवी के साथ मैच करेगा, भाई फीमेल फीमेल मैच हो रहा है, एज मैच हो रही है, तो ये ऑटोमेटिक दिव्या को है ना ईयरफोन सजेस्ट करेगा, ना कि कवर या टफन, समझ आया। इसमें हमने मॉडल को कुछ नहीं बताया कि भाई मेल ये लेता है या ये लेता है, मॉडल ने खुद से समझा ये पैटर्न रिकॉग्नाइज। जब इसका अगर क्लियर डिफरेंस समझे, तो सुपरवाइज में हम सामने से बताते थे कि भाई इनपुट ये, आउटपुट ये, और अनसुपरवाइज में कुछ बताया नहीं है, ये मॉडल खुद से समझता है, यानी कि मॉडल खुद से एक पैटर्न समझेगा, एनालाइज करेगा कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ये चीजें हैं, तो चलो ये करते हैं, पता चला क्या हुआ यस। इधर अनसुपरवाइज में। हाँ, ये इसका रियल लाइफ एग्जांपल है, ये अनसुपरवाइज के अंदर एसोसिएशन में ये चीज आती है। और अभी मिड के सिलेबस में अनसुपरवाइज लर्निंग कुछ नहीं है, कोई एल्गोरिदम नहीं करना अभी, तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझनी है, ठीक है, जो चैप्टर 1 में जितना है। अनसुपरवाइज में यही लिखा है कि यहाँ पे अनलेबल्ड डेटा सेट होता है, ठीक है। अभी बाद में तुम पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, मैंने एग्जांपल ऐसा ही लिया, ठीक है। एक और एग्जांपल लिया है इमेजेस का, फ्रूट की इमेजेस का। तो इधर क्या है, मॉडल अपने आप है ना इमेजेस करेगा कि भाई ये गोल फ्रूट है, ये थोड़ा क्या बोलते सिलेंड्रिकल फ्रूट है, ये इस कलर का है, ये इस कलर का है, इसका ऐसा ऐसा, ठीक, ऑटोमेटिक। हम कुछ नहीं कर रहे, हमने तो सिर्फ इनपुट दे दिया, पता चला।
फिर इसमें दो आते हैं, क्लस्टरिंग आते हैं और एसोसिएशन आते हैं, वो देखते ही पता चलता है। ये जो मैंने एग्जांपल लिया ना मार्केट बेस्ड एनालिसिस कि सच एज पीपल हु बाय एक्स आइटम आर आल्सो टेंड टू बाय वाई आइटम, पता चला क्या हुआ? ये हो जाएगा। ये है। तो देखो सुपरवाइज लर्निंग में हमने डेटा सामने से दिया है और अनसुपरवाइज में वो खुद से समझ रहा है। समझ आ रहा है? हम्म हाँ, मतलब सुपरवाइज में हमने एक तरह से थाली परोस के दे दी, भाई ये इनपुट है ये आउटपुट है, अच्छे से सीख ले, बाद में मैं तेरे से प्रेडिक्ट करवाऊंगा या क्लासिफाई करवाऊंगा जो भी। अनसुपरवाइज में हमने कुछ नहीं दिया, सीधा डेटा दे दिया, भाई तू खुद से पैटर्न समझ, फिर खुद से आउटपुट दे, जो ये अभी मार्केट वाला हमने एनालिसिस दिया। ठीक है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ? अनसुपरवाइज हुआ। अनसुपरवाइज। हाँ, बट एक बात है, एक डेटा की डिपेंडेंसी है कि भाई अगर तुम्हें सुपरवाइज लर्निंग चाहिए ना, तो तुम्हारे पास डेटा थोड़ा अच्छा होना चाहिए, इनपुट आउटपुट वाला, परफेक्ट वाला, तभी सुपरवाइज लर्निंग काम करेगी। और मेजोरिटी केसेस में ऐसा डेटा जल्दी मिलता नहीं है। अगर हमें क्लियरली पता चल जाए कि ये मेल है, इस एज का है और ये बाय करता है, तो अमेजोन की मार्केट कहाँ पहुंच जाएगी, समझ रहे हो? ये डेटा हाँ। तुरंत मिलेगा नहीं ना, ये तो बहुत ही मतलब समझना पड़ेगा पैटर्न ऐसा। ठीक है, फिर आती है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। री इन्फोर्समेंट लर्निंग में क्या, ऐसा समझो एक रोबोट पड़ा है, ठीक है, एक एजेंट पड़ा है, उसमें क्या है, वो अच्छा काम करता है ना तो हम उसको पॉजिटिव देते हैं, पॉजिटिव यानी कि एक तरह से रिवॉर्ड दे दिया, और गलत काम करता है तो नेगेटिव फीडबैक देते हैं या पेनल्टी। ठीक है, ये मेन इसका जो है ना, ये इधर लिखा है। तो एक एजेंट है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, अगर वो अच्छा काम करता है तो हम लोग उसे पॉजिटिव फीडबैक देंगे। अब बात आती है भाई पॉजिटिव फीडबैक का वो करेगा नहीं, तो पॉजिटिव फीडबैक से क्या है, वो सीखता है कि भाई मैं ऐसा काम करता हूँ ना तो मेरे मालिक को इसमें मजा आती है, तो मैं आगे भी ये और करूँगा। समझ आया? तो इस तरह से ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग में सीखता है एजेंट कि भाई ये करने से ये होता है, ये करने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना है, मेरे को इधर नेगेटिव मिलता है, और इसका हमेशा गोल यही होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीज करूँ और नेगेटिव चीज कम करूँ। पता चला? सिंपल एग्जाम। ठीक है, तो ये भी देखते ही पता चल जाएगा इनका डिफरेंस बिटवीन भी निकल। डन, ये तीनों तीनों लर्निंग पता चली, अब समझ आया इन्फोर्समेंट डन लर्निंग। डन। हाँ, री इन्फोर्समेंट लर्निंग मतलब ऐसा समझ एक रोबोट है, ठीक है, अब उसको हर चीज तो पता नहीं ना क्या करना है, तो सपोज तेरे घर पे रोबोट है, अगर वो अच्छा काम करता है ना तो तू उसे पॉजिटिव फीडबैक देता है। पॉजिटिव फीडबैक यानी कि एक तरह का रिवॉर्ड या प्लस मार्क्स। तो इससे क्या रोबोट को अच्छा लगता है कि हाँ इसको ये चीज अच्छी लग रही है तो मैं आगे से भी ऐसा काम करूंगा। नेगेटिव फीडबैक मतलब ये चीज नहीं करनी, सिंपल। हाँ, मतलब उसके जो पास्ट एक्सपीरियंस है हाँ, मतलब उसको। बेसिकली हम लोग भी ऐसे ही सीखते हैं ना जब हम छोटे होते हैं। हाँ, ये हमारी तरह ही चलता है ये। ठीक है, तो ये इसका तुम डिफरेंस देखोगे ना सीधा सीधा पता चले। ठीक है, डन। अब आती है बात की भाई स्टैटिस्टिक का क्या रोल है मशीन लर्निंग। तो एक तरह से देखा जाए ना तो अपना जितना भी सिलेबस है उसमें पूरा स्टैटिस्टिक ही भरा है। ठीक है, कि अलग अलग चीजें आएगी, एरर निकालने का आएगा, ये रिग्रेशन है, ये भी स्टैटिस्टिक का पार्ट है। तो जैसे लीनियर रिग्रेशन हम मशीन लर्निंग में पढ़ तो रहे, बट एक्चुअल में स्टैटिस्टिक में लीस्ट स्क्वायर्स में आता है। तो ये नॉर्मली लिखा है कि स्टैटिस्टिक का रोल क्या है। तो स्टैटिस्टिक का रोल क्या क्या है? पहला रोल है कि भाई एमएल के मॉडल को बनाने में काम आता है, जो भी स्टैटिस्टिक की जो मेथडोलॉजी है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी होता है, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मीडियन मोड, ये सब चीजें काम आती है पूरा। वो आगे देखेंगे भी हम कि ऑटोमेटिक सब चीजें आनी वाली। रिजल्ट को इंटरप्रेट करना, मॉडल की टेस्टिंग करना, इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया। ठीक है, फिर ये आता है लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इन दोनों की तो लिंक दे रखी है, अब उसमें से तुम जितना पढ़ पाओ उस पे, क्योंकि इसके क्वेश्चन हार्ड भी आ चुके हैं, बहुत इजी भी आ चुके हैं। लीनियर अलजेब्रा मतलब सैम 2 का मैथ्स, और प्रोबेबिलिटी मतलब सैम 4 का मैथ्स, पूरा मैथ्स पूरा का पूरा। ठीक है, तो मैंने तो जो दिया है ना वो शॉर्ट वर्जन दिया है कि फॉर्मूले आ जाए, जनरल चीजें सारी आ जाए। ठीक है, बाकी अपने एग्जाम से पहले एक पीवाईक्यू का सॉल्यूशन निकाल देंगे तो आइडिया लग जाए क्या क्या। जैसे लीनियर अलजेब्रा क्यों है, क्योंकि उसमें एक हार्ड क्वेश्चन आ चुका है आइगन वैल्यूज के ऊपर, थोड़ा टफ है वो ऐसा। ठीक, फिर प्रोबेबिलिटी पे भी आता है। प्रोबेबिलिटी का अभी तो शायद मेरे हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि नेव बेस करके एक थियरम है, तो वो अभी अपने कोर्स में नहीं, तो आई थिंक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं पूछे। तो भी हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि सैम्पलिंग क्या होता है, वो देखोगे ना तुम इधर टच करना, तुम्हें सब आइडिया लग जाएगा। इन शॉर्ट वो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है कि सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं,
इंडिपेंडेंट इवेंट वो सब, तो सबका वो समराइज मैनर में। तो पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो बताओ। मैं सुन, इसमें से कौन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं, पता हो तो एक बार बता। पहला तो डिफरेंस है, ठीक है, हाँ। जो हमने डिफरेंस पढ़ा। हम्म। या या तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन है मशीन लर्निंग के ऊपर डाल, तो मशीन लर्निंग की सब चीजें पता होनी चाहिए। क्या हम्म। इंट्रोडक्शन है, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट, हम्म। और मशीन हम्म। लर्निंग के एप्लीकेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन। दूसरा जो सबसे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन के, वो है डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट, ठीक है। ये आ ओके। सकता है। और जो लास्ट क्वेश्चन बन सकता है वो इस पेज से बनेगा, या तो लीनियर अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन आ गया, या तो प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। पीवाईक्यू में एक ही क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा का जो आया था वहां से, आइगन वैल्यूज। बाकी डेफिनेशन तो पूछते ही है पीवाईक्यूज में, देखोगे इजी इजी डेफिनेशन है, वो आइडिया लग जाए, ठीक है। ओके। डन। पहले चैप्टर में और कुछ किसी को भी? डन। ठीक है, तो इसका कहानी खत्म करते हैं, दूसरा स्टार्ट करते हैं। मीद आया कि नहीं आया? अटेंडेंस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, अभी रिग्रेशन तो हमने पढ़ा ही था, तो इसका एक इजी तरीका पता है, एक सीरियल आता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताओ। हाँ। सालों से चल रहा। हाँ, तो लीनियर रिग्रेशन क्या है, उसका रिप्लाई देता है कि ये रिश्ता ये कहलाता है। समझ आया? हम्म। रिग्रेशन क्या, हम एक, जैसे मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि एक तरीका है जिससे हम एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के साथ जोड़ के उसका रिलेशन समझते, उसका बिहेवियर समझते, तो आगे की वैल्यूज को प्रेडिक्ट करते, ठीक है। अब अच्छे से समझना हो तो क्या है, रिग्रेशन एक सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है, ठीक है। अब इधर है ना, दो चीज आती है, वो ड्रॉ करके पता चलेगा, ठीक है, इधर ही कर लेते। हाउस वाला ही केस ले लेते हैं, साइज है और प्राइस है, ठीक है। अब साइज सपोज 100 स्क्वायर फीट है, तो प्राइस इसकी 12 lakhs है, 200 है, तो कुछ और आ जाएगा सपोज, अभी मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक। अब एक चीज बताओ, इसमें डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है, खुद के हिसाब से ही बता दो, थोड़ा आइडिया प्राइस लगा डिपेंडेंट है। के। हाँ, तो प्राइस एक डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे। साइज पे। हाँ, और साइज क्या है, इंडिपेंडेंट है, साइज का कोई लेना देना नहीं, कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है सबको? हाँ। हाँ, तो ये मेन चीज ध्यान रखना, आगे अभी बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसमें साइज एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और प्राइस एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल का ही दूसरा नाम होता है टारगेट वेरिएबल, ठीक है। एक तरह से हम इन दी एंड यही तो चाहते हैं, प्राइस ही तो पूछना चाहते हैं, जब हम प्रेडिक्ट भी करवाएंगे तो प्राइस ही पूछेंगे, ठीक है। और साइज का दूसरा नाम है प्रेडिक्टर, जो प्रेडिक्ट करवाने में मदद करेगा। पता चला? हेलो? यस। हाँ हाँ, देख सुन, अभी साइज और प्राइस है, ठीक है। तो इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन हुआ? तो प्राइस डिपेंडेंट हुआ किस पे, साइज पे। साइज ज्यादा होती है तो प्राइस ज्यादा होता है। तुम लोग उल्टा कह सकते हो, कि उल्टा भी कह सकते हो कि प्राइस ज्यादा है तो मैं मान लेता हूँ साइज ज्यादा होगा, पर ये लॉजिकली गलत है। पता चल रहा है? डेटा के हिसाब से तुम कहीं पे सही बैठ सकते हो कि हाँ भाई ऐसा दिख तो रहा है, बट लॉजिकली ये चीज गलत है। लॉजिकली क्या सही है कि भाई जो साइज है ना वो इंडिपेंडेंट है, साइज कुछ भी हो सकता है, और प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन साइज, ठीक है। प्राइस की वैल्यू हमेशा साइज पे डिपेंड करेगी, यही चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो क्या था, हाँ, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल आता है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट आता है। पता चला? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। हाँ, अभी नया पेज ले लेते हैं। मैं इन दोनों का ग्राफ बना देता हूँ। किसका ग्राफ बना रहा हूँ? उसी का ही, प्राइस और हाउस वाला। तो वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट आता है, तो इंडिपेंडेंट कौन था? साइज था इंडिपेंडेंट,
और वाई एक्सिस पे कौन था, प्राइस आएगा, ठीक है, प्राइस आएगा। अब इनका कुछ भी डेटा पड़ा है, ठीक है, बहुत सारा डेटा ले लिया, कुछ कुछ लाइन पे भी आ रहा है। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये मेरी है लाइन ऑफ रिग्रेशन। अब सवाल आता है लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या है। तो एक्चुअल में हमने इन डेटा के बीच में एक रिलेशन फाइंड किया, एक रिश्ता समझा। ये लाइन जो होती है ना, यही हमें प्रेडिक्टेड वैल्यू बताती है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, तो लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या है, एक रिलेशन बताता है किसके बीच में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन बताता है, ठीक है। और इधर डिपेंडेंट कौन था, प्राइस डिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट कौन था, साइज, ठीक। अब एक बार इक्वेशन देख लेते हैं फिर आगे चलते। हाँ चलो, दो तीन चीज और है वो भी देख लेते हैं। तो अब एक अलग पॉइंट आता है आउटलायर्स का, ठीक है, आउटलायर्स। अब बात आती है आउटलायर्स क्या है। तो आउटलायर्स एक तरह से है ना गंदा वाला डेटा है, ठीक है, ऐसा डेटा नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि कैसे गंदा कैसे। तो जो भी एक्सट्रीम हाई वैल्यू और एक्सट्रीम लो वैल्यू होती है ना, वो एक तरह से हमारे मॉडल के लिए गलत होती है। अब इसको समझने के लिए एक डेटा लेते हैं, जैसे ये साइज था और ये प्राइस था, ठीक है। तो अगर नॉर्मली चीज़ें चल रही है, जैसे 100 पे कुछ ये प्राइस आया, 200 पे ये आया, ठीक है, 300 पे ये आया, अचानक से 350 पे ना 10 करोड़ भाव आ गया, ठीक है। अब बात ये पता चली कि जो ये 350 वाला केस था वो कोई अच्छे हाईवे पे था होकर, समझ आ रहा है, एक्चुअल में वो डेटा सही है, बट ये आउटलायर बन गया क्योंकि इस वैल्यू के कारण मेरे पूरे मॉडल की पत्ता रगड़ जाएगी एक तरह से। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? हाँ, ये मेरा एक नॉर्मल डेटा है कि हाँ ये साइज है, ये उसकी प्राइस है, ये साइज है, उसकी प्राइस है, ये भी डेटा सही है। एक्चुअल में तुम जाओगे तो कहीं ना कहीं ऐसा डेटा मिल जाएगा, होते ही है ना, मतलब हाईवे साइड जो बंगलो होते हैं वो भले घर छोटे हो पर उनका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। तो एक्चुअल में ये डेटा सही है, रियल वर्ल्ड का ही डेटा है, बट ये मेरे मॉडल के लिए बहुत खराब केस है। तुम खुद सोचो इससे इसको कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये तो नॉर्मली पैटर्न समझ रहा था, इसने तो मस्त ग्राफ बनाया कि 300 पे 3 लाख आता है, तो 350 पे समझो ना कुछ मतलब इसके आसपास ही हो। पर अचानक से ये जो चीज आई, इसने पूरी बैंड बजा दी मॉडल की, तो ये होता है आउटलायर। ये मैंने मैक्सिमम केस ले लिया, ऐसा तुम उल्टे में भी सोच सकते हो कि अगर 50 है और ये इतनी घटिया जगह पे था कि इसका प्राइस ही 10,000 है, समझ लो मतलब आसपास, तो ये लो प्राइस वाला हो गया। तो आउटलायर दोनों हो सकते हैं, ये एक्सट्रीम एंड वैल्यूज होती है जो पूरे मॉडल, मतलब मॉडल में ऐसा डेटा आना ही नहीं चाहिए, आता है तो ये थोड़ी एक्यूरेसी कम कर देता है, ठीक, उसको कंफ्यूज कर देता है या समझने में दिक्कत करता है, ये होता है आउटलायर, ठीक है, पता चला। तो अभी हमने तीन चीज समझे, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और आउटलायर। अब आते हैं मल्टी कोलिनियरिटी पे। मल्टी कोलिनियरिटी में अब जैसे हाउस वाले केस को अभी थोड़ा खींचते हैं, तो अभी मैं क्या ले लेता हूँ, साइज भी ले लेता हूँ, लोकेशन भी ले लेता हूँ, और फेस्टिवल, डिपेंड करता है हाउस की प्राइस कौन से टाइम पे ले रहे, ऐसा कुछ फर्क पड़ता है एक बार के, हाउस की प्राइस कौन से टाइम पे ले रहे उस पर फर्क पड़ता है क्या? तो भी अपने एक बार के लिए मान लेते हैं कि टाइम पे भी फर्क पड़ता है कि तुम साल के कौन से पे ले रहे हो, और ये आ गया प्राइस, ठीक है। अब है ना, हाँ एक चीज और है, ये तो लेना ही पड़ेगा, टाइम को हटा देते हैं, एक चीज ले लेते हैं BH के, ये ज्यादा सही है। BH के पता है ना, 1 BHK 2 BHK, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं, चलो अपने पास नॉर्मल डेटा पड़ा है, पर ये डेटा सही नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि साइज और BHK ना आपस में रिलेटेड है। तो ये दिक्कत को बोलते हैं मल्टी कोलिनियरिटी, कि तुम्हारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में रिश्ता नहीं बनाने चाहिए, समझ आया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए, अगर आपस में वो रिलेटेड होते हैं तो उसे कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी, ओके, ठीक है, डन। हाँ, तो अभी टोटल 4 टर्म थे मेन, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, आउटलायर और मल्टी कोलिनियरिटी। चारों टर्म समझ आए? ठीक। हाँ, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग को हम आगे देखते हैं, बहुत डिटेल में आएंगी दोनों चीजें, ठीक है। अगर नॉर्मली समझना है ओवर फिटिंग क्या है, ओवर फिटिंग मतलब ट्रेनिंग में अच्छा काम करता है बट टेस्टिंग में इसकी बैंड बच जाती है, ठीक है, ये होता है ओवर फिटिंग। अंडर फिटिंग मतलब अगर ट्रेनिंग में ही अच्छा नहीं कर रहा है तो टेस्टिंग तो बहुत दूर की बात है, समझ आया?
अंडर फिटिंग तो एकदम खराब केस हुआ, ना ट्रेनिंग में अच्छा ना टेस्टिंग में अच्छा। ओवर फिटिंग मतलब ट्रेनिंग में अच्छा है बट टेस्टिंग में नहीं। इसका अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा कोई टॉपर है जो इतना रटता है ना चीजों को कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने पे उसकी बैंड बच जाती है, समझ आया? उसने इतना थियोरेटिकल पढ़ लिया तो उसकी ट्रेनिंग अच्छे से हुई है, मतलब वो ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म करेगा जो भी उसने बुक से पढ़ा। बट एक क्वेश्चन भी बुक के बाहर का आ गया टेस्टिंग के टाइम पे तो उसकी बैंड बच गई, तो ये होता है ओवर फिटिंग। ये सब दोनों चीजें बहुत डिटेल में आएगी कि कैसे होती है और कैसे कम करने का, वो तो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए वो समझ आया, ओवर फिटिंग मतलब ट्रेनिंग में अच्छा टेस्टिंग में खराब, ठीक है। और अंडर फिटिंग मतलब दोनों ही ऐसे, ठीक है। अब आते लीनियर रिग्रेशन पे। तो लीनियर रिग्रेशन तो अभी हमने देखा ही, जैसे ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये लाइन ऑफ रिग्रेशन है, और ये जो डॉट है ना ये डेटा पॉइंट है, मतलब ये मेरा डेटा है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो पता ही लाइन की इक्वेशन होती है, प्लस ई जो लिखा है वो एरर का टर्म है, ठीक है। अभी कुछ काम नहीं है इक्वेशन का, थियरी में तो लिख देना, बाकी जब हम सम सॉल्व करेंगे ना तब तुम्हें थोड़ा मयंक, एक हाँ मिनट। मयंक, हाँ, इसके सम आते हैं कि थियरी आती है? दोनों आता है। अच्छा। लीनियर रिग्रेशन पूछे तो उस पे तो बहुत कुछ है हमारे पास लिखने के बाद। अभी तुमसे पूछ ले लीनियर रिग्रेशन क्या है, तो पहले तो रिग्रेशन समझा दो, ठीक है। फिर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट डाल देना, आउटलायर समझा देना, मल्टी कोलिनियरिटी, ये मस्त सा ग्राफ बना देना, कोई एक मस्त हाउस हाउस प्रेडिक्शन का एग्जांपल ले लेना, ये सब इक्वेशन लिख देना, तुम्हारा सब कुछ डन, ठीक है। ओके। पता चला? ये सब इतना पता चल रहा है, जो दिख रहा है वो पता चल रहा है। हम्म। बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं। ई मतलब एरर है, तुम्हारा जो मेन फोकस है वो लाइन ही है, ठीक। ई तो मतलब ई इसने लिखा है कि ये पूरा एकदम कंप्लीट हो जाए इक्वेशन। बाकी हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सिर्फ इतना यूज करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके अलग अलग वेरिएशन भी है, जैसे अल्फा वल्फा भी आता है, वो मैं आगे समझा दूंगा। सभी कुछ सेम है, कोई एकदम इजी है, ठीक। इतना पता चला क्या क्या अभी तक हमने देखा? डिपेंडेंट क्या, इंडिपेंडेंट, आउटलायर, यस। मल्टीकोलिनियरिटी, अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग, लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या है, ठीक है। अब हाँ, ये दो चीजें, ठीक है। मान लो तुम्हारी लाइन ऐसी बन रही है, तो इससे तुम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि भाई अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है तो इंडिपेंडेंट की भी बढ़ती है। पता चल रहा है ना देख के? डिपेंडेंट कौन? वाई वाला। इंडिपेंडेंट कौन है? तो एक तरह से तुम लीनियर रिग्रेशन में इतनी सारी थियरी लिख सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। अब आते हैं टाइप्स लीनियर रिग्रेशन के, ठीक है। एक होता है सिंपल, एक होता है मल्टीपल, ठीक है। सिंपल में क्या है, इंडिपेंडेंट एक ही होगा। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मतलब इंडिपेंडेंट एक ही होगा। मल्टीपल में इंडिपेंडेंट ज्यादा होंगे। जैसे कि ये जो अभी केस दिख रहा है, ये कौन सा हुआ? ये मल्टीपल हुआ। मल्टीपल क्यों हुआ? इधर देखो, इंडिपेंडेंट की, पता चला? और जो अभी तक हम लेके आ रहे थे अभी तक सिर्फ साइज और प्राइस वाला, वो कौन सा हुआ? सिंपल हुआ, ठीक है। डन। सिंपल और ये पता चला, सिंपल मल्टीपल। अपने को न्यूमेरिकल जो आएगा ना वो मेजोरिटी सिंपल का ही आएगा, मल्टीपल का तो अभी तक आया नहीं है सब कुछ। ओके। पता चल गया? यस। हाँ। अभी हाँ, ये चीज मैं बोल रहा था। अगर ये समझ नहीं आता तो मेरे को समझाओ, वरना देख के तो आइडिया लग ही जाएगा कि क्या मतलब है। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है ऐसा। अल्फा जीरो क्या हुआ? सी हुआ। अल्फा जीरो मतलब सी हुआ। अल्फा वन क्या हुआ? एम हुआ। और एक्स मतलब एग्जाम में कैसा भी कुछ आ सकता है या कुछ एमसीक्यू बन गया, बट हमें बेसिक इक्वेशन याद रखनी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बाद में अल्फा आ जाए, थीटा आ जाए, ऐसा, ठीक है। थीटा भी आएगा, लॉजिस्टिक में आता है, बट बेसिक हमें पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब मल्टीपल लीनियर में क्या होगा? एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा है यानी कि x एक से ज्यादा हुआ, सही बोल रहा हूँ? मल्टीपल मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है यानी कि x एक से ज्यादा है। तो देखो x1 ये उसका, ये ठीक है। पता चल, देखते ही पता चल जाएगा, कुछ इसमें हार्ड वाला है, ठीक है। डन। अब आगे जाते हैं कॉस्ट फंक्शन पे, ठीक। अभी कोई भी मशीन लर्निंग का मॉडल है ना, वो क्या चाहता है कि मैं कम से कम एरर दूं, ठीक है। जो उसका मेन गोल होता है ना वो होता है कम से कम एरर। आज चलो पहले एक चीज देख लेते हैं बेस्ट फिट लाइन के, ठीक है।
लाइन को इग्नोर करना। ठीक है, समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो तुम्हें थोड़ा देख के आइडिया लग रहा है इसमें बेस्ट फिट लाइन कौन सी? बेस्ट फिट लाइन मतलब जिसने सबसे अच्छे तरीके से रिलेशन को कैप्चर किया। किसके रिलेशन को? फर्स्ट वाली। फर्स्ट हाँ, वाली। फर्स्ट वाली अच्छी बेस्ट। ये तो मैंने इतना अच्छा एग्जांपल लिया कि देखते ही पता चल रहा है। बाकी अब तुम समझ जाना कैसे पता लग रहा है अपने को। कोई इसका मेथड तो है नहीं। मेथड तो क्या बोलते हैं, एरर का मतलब सबसे अच्छा। बाकी अपने को समझने के लिए देख के पता चल रहा है ना, ये थोड़ा ठीक हुआ, ये सबसे खराब हुआ। पता चला क्या कह रहा हूँ? हाँ, मतलब डेटा से कितना पास में है। बहुत ज्यादा मतलब पास में होना भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा पास में है ना, वो भी दिक्कत है। बट बेस्ट फिट लाइन ये होती है। बेस्ट फिट लाइन मतलब कि जो भी रिलेशन है, किसका रिलेशन, एक्स और वाई का, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, वो अच्छे से कैप्चर कर पाए। ये बेस्ट फिट लाइन अच्छे से कैप्चर। हाँ, नियर होना चाहिए। हाँ, बट जैसे अभी एक केस लेता हूँ मैं, तुम्हें अभी थोड़ा सुन के लगेगा भाई ये तो अच्छी बात है, बट क्या हुआ। तो सपोज एक ग्राफ है अपने पास, ये है। हाँ, ये नहीं लेता, चलो डेटा पॉइंट ले लेता हूँ। अब मेरा मॉडल है ना, वो ऐसा कुछ है। ठीक है, अभी के लिए ये पॉइंट को भूल जाओ और समझो ये इधर से टच है पूरा। तो ये तो मस्त हुआ ना एकदम। हाँ हाँ, पर ये बहुत घटिया हुआ। इसे कहते हैं ओवर फिटिंग। ये वो टॉपर है जो सब कुछ रट के चला गया। पता चला? समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? देख के हाँ। लग रहा है कि भाई ये कितना अच्छा है, ये तो सबसे अच्छा है, सब कुछ कवर कर लिया। ठीक है, पर ये होता है ओवर फिटिंग, हम आगे देखेंगे। तो इसी केस का जो सबसे अच्छा एग्जांपल बनता है ना, वो कुछ ऐसी लाइन बनती जो ज्यादा से ज्यादा के आसपास रहती। समझ आया? ये बेस्ट फिट लाइन हुई। ठीक, ये ओवर फिटिंग है। ये ओवर फिट, ग्रीन लाइन तो बेस्ट फिट हुई कि उसने मतलब अच्छे से समझा। अंडर फिटिंग क्या हुआ पता है? येलो कलर से बना था, ये अंडर फिटिंग हुआ। या अंडर फिटिंग देखना, तो ये भी अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग मतलब कि वो तो खराब ही है सबसे। एक दो डेटा पॉइंट अच्छे से दिख रहे। हाँ, अंडर फिटिंग मतलब कुछ किया ही नहीं। ट्रेनिंग में भी खराब, टेस्टिंग में भी खराब। ओवर फिटिंग ट्रेनिंग में बाप है एकदम। देख के लिख रहा है कि भाई क्या मतलब, एक तरह से सब कुछ कवर कर दिया, मतलब पूरी एक बुक एक पढ़ ली। पॉइंट। हाँ, बट ओवर फिटिंग ये एक तरह से क्या बोलते हैं, जैसे मैंने अगर पूरी बुक पढ़ ली ना, तो ट्रेनिंग में तो मैं एक्सपर्ट बन गया, बट दिक्कत क्या, प्रैक्टिकल एक भी आ गया तो मैं घबरा जाऊंगा, भाई ये क्या हुआ, सरप्राइज हो गया ना ऐसा। हाँ, तो ये चीज है। तो बेस्ट फिट लाइन तो हमें पता चला क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं कॉस्ट फंक्शन पे। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन का काम क्या है? कॉस्ट फंक्शन एक तरह से मॉडल की परफॉर्मेंस या बता देता है कितना अच्छा मॉडल है। कॉस्ट फंक्शन यानी कि एक तरह से वो एरर कैलकुलेट करता है। अब सवाल आता है एरर पता कैसे करने का। तो एरर पता चलता है इससे, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब जो असली में वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू। प्रेडिक्टेड वैल्यू मतलब जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट की। इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एक्चुअल वैल्यू और कम। प्रेडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस, कम एक्चुअल होना वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कम। कम होना चाहिए। कम होगा मतलब एरर कम होगा, उतना अच्छा मॉडल हम्म। होगा। पता चला? ये हम्म। होता है कॉस्ट फंक्शन। एक तरह से कॉस्ट फंक्शन ये मेजर करता है। ठीक, अब इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक, अभी तीन आते हैं इसमें, अपना तो रिग्रेशन वाला ही। रिग्रेशन में भी अलग अलग है। तो सबसे पहला आता है मीन एरर। मीन एरर क्या बोलता है, सारे जितने भी ऑब्जर्वेशन है ना, मतलब समझो अभी मैं इधर ही एक टेबल बना देता हूँ। जैसे सपोज ऐसे टेबल थी अपनी। ठीक है, यहाँ पे साइज था और यहाँ पे प्राइस था। ठीक है, तो सब ऑब्जर्वेशन का है ना एरर निकाल लो, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, फिर उनका मीन ले लो। ठीक है, पता चला? बहुत सिंपल है। एरर निकाला हर एक ऑब्जर्वेशन का, समझो 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10 का एरर निकाला, डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 मतलब मीन निकालने के। अभी इसमें एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है वो देखते हैं। अभी तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। समझो कुछ डेटा ऐसा है कि इधर 50 आता है, ऐसा समझना ये एक्स है ये वाई है। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब 50 में अपने मॉडल ने वैल्यू क्या बताई, 45। और 60 पे हमारे मॉडल ने क्या वैल्यू बताई, 65। ठीक है, पता चला?
तो पहले वाले केस में एरर कितना आया, -5 का, और दूसरे वाले केस में एरर कितना आया, +5 का, है ना। हाँ हाँ, और फिर इनको डिवाइड करूंगा 2 से, क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन है, तो कितना आया, 0/2। 0 मतलब एरर है ही नहीं। एरर है नहीं, हाँ, मतलब एक और एक्चुअल दूसरे में को एरर है, भी है, एक दिख रहा है, दूसरे प्रॉब्लम दिख रही, क्या प्रॉब्लम है, समझ आया। हम्म, हमने एरर तो कैलकुलेट किया। पहले देख, पहले वाला केस है, इसमें एरर कितनी है, एक्चुअल वैल्यू थी 50, मेरे मॉडल ने 45 बताई, मतलब -5 हुआ, -5 का। दूसरे वाले में एरर कितनी है, +5 की। +5। ठीक है, अब मैंने दोनों का वो निकाला, जो अभी अपने ने देखा ना, कॉस्ट फंक्शन निकाला, तो -++5 और डिवाइड बाय 2 किया। डिवाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन है, मीन मतलब उतने से डिवाइड कर, तो एरर कितनी आई, 0। हाँ, तो फिर 0 एरर मतलब मॉडल तो बेस्ट हुआ, और देख के क्या लग रहा है मॉडल बेस्ट नहीं है। तो ये जो टेक्निक है ना, ये इधर फेल हो जाती है। कौन सा वाला, मीन एरर। एरर दोनों में है और अपनी वैल्यू आई 0। हाँ, बस वही वही वही। तो इस ये जो दिक्कत थी ना, इसको बोलते हैं जीरो मीन एरर। अभी मैंने प्रॉब्लम बताई ना, मतलब ओके। एग्जाम में ये इससे समझा ही देना, ठीक है। तो इधर दिक्कत क्या थी कि भाई, मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नेगेटिव एरर को हटा ही दो तो सॉल्व हो गया। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ, दिक्कत समझ आई, दिक्कत क्या है। दिक्कत ये थी कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव एरर आते एक दूसरे को कैंसिल कर देते, जिसकी वजह से एरर भले 0 दिख रही है पर एरर होती है। तो ये होती है मीन्स एरर में ये दिक्कत आती है। मतलब ये जो सबसे पहली टेक्निक है ना, ये वाली टेक्निक, इसका फॉर्मूला ये रहा, और इसमें दिक्कत है ये वाली, जीरो मीन एरर। ये दिक्कत क्यों आई, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एरर एक दूसरे को कैंसिल कर सकते, ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए दूसरा आया मीन स्क्वायर एरर। इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व, हाँ, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव बन जाएगा। डन। बस, अब तुम्हारे में दूसरा आता है, भाई स्क्वायर करने की क्या जरूरत है, यही ले लो, मॉड्यूलस ले लो। हाँ, तो दोनों चीज है, ठीक है। अगर हम मॉड्यूलस लेते तो उसका नाम है L1 लॉस, और स्क्वायर लेते तो उसका नाम है L2 लॉस, ठीक है, पता चला। अब इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है जो अपने को ध्यान रखना। दोनों ने पहले वाले की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, समझ आया प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। एक ने स्क्वायर किया तो भी नेगेटिव हट गया, एक ने मॉड्यूलस लिया तो भी नेगेटिव हट गया। बट इसमें क्या है, वो आउटलायर याद है, आउटलायर, पत्थर रगड़ने वाला। तो हाँ, अगर एक्सट्रीम वाला केस आता है तो ये उसका भी स्क्वायर कर देगा, तो एरर वो कितनी बहुत ज्यादा बढ़ बता देगा। सकता है। हाँ, बस वही। तो ये है अग्री। लेस्ट रोबस्ट टू आउटलायर। मतलब आउटलायर के केस में ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। अब ये तो क्या है, नॉर्मली ले रहा है, स्क्वायर नहीं ले रहा है, एरर तो ये भी दिखाएगा, तो ये नॉट अफेक्टेड बाय आउटलायर, ठीक है। अच्छा, मतलब सबसे पता अच्छा चला, है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट ना, मतलब ये भी अच्छा ही हुआ। जनरली क्या, आउटलायर्स को हमें ना डेटा में रखते ही नहीं, ऐसा कोई केस दिखता है ना तो हटा देते, तो एक्चुअल में दोनों ही अच्छे, तो भी दोनों। हाँ, सपोज आउटलायर पता था ना, वो 350 पे भी 10 करोड़ भाव चला गया था, तो उस केस में एरर तो खतरनाक चली जाएगी। मतलब ऐसे कोई केस आते हैं ऊपर नीचे वाले, तो इसमें क्या है, उसका भी स्क्वायर कर देगा ये। एक तो ऑलरेडी बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी 10 वैल्यू, करोड़ का उसका 20 भी करोड़ तुम कर स्क्वायर देगा। कर दो, ठीक है। तो समझ रहे हो ना कहाँ पहुंच जाएगा। हाँ, तो मीन ऐसे अपने को आइडिया नहीं बनाना है कि मीन एब्सोल्यूट सबसे अच्छा है, दोनों ही सही है। बट एक केस है जहाँ पे इन दोनों में फर्क आता है, वो है आउटलायर, और दूसरा इनके नामकरण। ये L2 लॉस है, L1 लॉस। नाम इसका क्यों पड़ा मुझे भी नहीं पता, लॉजिक तो होगा बट अभी इतना डिटेल नहीं पढ़ा। हाँ, बस अभी याद रखना L1 लॉस, L2 लॉस, ठीक है, डन। हाँ, अभी ये दोनों से रिलेट भी हो जाएगा। तो एक चीज क्या याद रखना, L1 में स्क्वायर नहीं आता, पता चला। L2 में स्क्वायर आता है, तो ऐसे याद रख लो, 2 है तो इधर 2 की पावर, ठीक है। या आगे आने वाला है इसलिए कह रहा हूँ। चलो, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये चीज अपने को हिमानी मैम ने कराई थी, तो मैंने ये लिख दी, और 2-3 तरह के जो एरर है, ठीक। अभी ये ग्राफ को थोड़ा अच्छे से समझना। तो पहले क्या क्या चीजें दिख रही है, y और x पे फोकस करो। तो y क्या होता है, डिपेंडेंट होता है,
और x होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। हाँ, अब सब कुछ बोलते जा रहा है, जितना मैं बोल रहा हूँ ना ऐसे ऐसे फोकस करना, ठीक। तो सबसे पहले डेटा पॉइंट दिख गए, जो भी अपना डेटा पड़ा है, ठीक है। यस। हाँ, उस पे अपने मॉडल ने एक लाइन बना ली, ठीक है, इतना डन। अब सबसे पहले एक मैंने क्या निकाला, मीन निकाला, मीन दिख रहा है, मीन दिख रहा है, ये मीन निकाला, ठीक है। ये एक्स का मीन होगा शायद, तो ये एक्स का जो भी है। अब ये क्या है, मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ठीक है, ये मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यू, ये आई प्रेडिक्टेड वैल्यू, और ये मेरा असली डेटा पॉइंट था। अभी मैं एक ही डेटा पॉइंट का बता रहा हूँ, एक ही डेटा पॉइंट, फिर से रफ कर देते। सपोज मेरा ये डेटा था, ओरिजिनल डेटा, कौन सा, ये वाला, ये मेरा ओरिजिनल डेटा है। मॉडल ने क्या बताया होगा, जो लाइन पे आता है, ये मॉडल की लाइन है, ठीक है। ये क्या है, LOR, लाइन ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। तो मॉडल क्या बताता है, जो इस लाइन पे आएगा उसके करस्पॉन्डिंग, तो मतलब मॉडल ने मेरी क्या वैल्यू बताई, ये वैल्यू बताई, ठीक है। तो अभी क्या क्या चीजें याद रखनी है, जो मेरी y है ना, वो मेरा क्या है, एक्चुअल है, एक्चुअल है, ठीक है। और y कैप क्या है, प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड। और y बार क्या है, मीन, मीन। ठीक है। इतना पता चल गया तो हमको ये तीनों फॉर्मूला समझ आ जाएंगे। तो सबसे हम्म। पहला जो एरर आता है वो आता है सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, SSE, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। अभी फॉर्मूला ना देखो तो भी तुम देख के बता सकते हो SSE का क्या होगा, y माइनस वाई कैप, देख के पता चल रहा। हाँ। अगर अपने ये अपना y है, ये मेरा y कैप है, तो दोनों का अगर डिफरेंस निकालता तो क्या आएगा, SSE आएगा। यही मैंने लिखा है, ठीक है। अब SSR का भी तुम देख के बता सकते हो, y कैप माइनस y बार, ठीक, डन। और SST का क्या होगा, y माइनस y बार, सही है। हाँ, y या माइनस। पहला फॉर्मूला तो ये हुआ, दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, ये दोनों का प्लस, ठीक है। समझ आई, तीनों चीजें समझ आई, क्या क्या बोला देख के। ऐसे अगर ग्राफ पता चल गया तो तीनों फॉर्मूले निकल जाएंगे। नहीं समझ आया तो बोलो, मैं वापस से रिपीट करूँ। अरे ये हमें पूछते कैसे, मतलब ऐसे सीधा पूछ लेते कि ये मॉडल है? एरर्स पूछ सकते हैं, अगर तेरे से पूछ ले व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, या एक्सप्लेन करो ये तीनों टर्मिनोलॉजी, तो ये सब है। ये एक्चुअल में कहाँ सेट होता है मुझे नहीं पता, ये हिमानी मैम ने हमें क्लास में करवाया, इसलिए, ठीक है। हाँ, और इसके रिलेटेड एक और टॉपिक है जो अपने सिलेबस में, तो इसलिए ये कवर करना जरूरी है, ठीक। अपने को तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, सिंपल है। SSE मतलब एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, फिर SSR का क्या मतलब है, प्रेडिक्टेड माइनस मीन, प्रेडिक्टेड माइनस मीन। हाँ, ठीक है। और टोटल मतलब y माइनस y बार, y बार। SST का हाँ, मतलब, ठीक है। और और टोटल का एक्चुअली। दूसरा दूसरा भी निकाल सकते हैं, SSE प्लस SSR, ठीक है। हाँ। यही सब चीजें मैंने लिखी है, ठीक। अब अपने को जो मेन फोकस वाली चीज है ना, वो है SSE। तो SSE को मैं एक्चुअल एरर बोल सकता हूँ, जो सही में एरर है वो SSE हुआ ना, देख के बताओ। SSE का क्या मतलब है, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड का डिफरेंस, तो यही तो एरर होता है देखने जाए तो। एरर मतलब क्या हुआ, असली वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस। तो हमारे मॉडल का हमेशा गोल यही होता है कि जितना कम SSE हो उतना अच्छा, समझ आया। मान लो हाँ। SSE 0 है, इसका मतलब मॉडल बेस्ट हुआ, सही है। अगर SSE 0 है, उस केस में SSR और SST सेम होंगे, समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सोचो। देखो, पहला केस SSE का मतलब है एरर, तो हमारे मॉडल का गोल क्या होता है, SSE हमेशा कम होना चाहिए, और हो सके तो 0 होना चाहिए। ऐसे तो होता नहीं है, बहुत हार्ड होता है वो अचीव करना, ठीक है। अब अगर मेरा एरर 0 है, मतलब मॉडल सबसे अच्छा हुआ, तो अच्छे मॉडल की दूसरी डेफिनेशन ऐसा कह सकता हूँ कि SSR और SST सेम होंगे। अगर SSE पूरा अगर ये 0 हो गया तो ये दोनों सेम ही होंगे ना। हाँ, इक्वेशन ही समझ लो, जैसे ये जो मैंने लिखा है, ये देख लो, ये देखो, ये, ठीक है। हाँ, अभी ये टोटल वेरिएबिलिटी मतलब एक्सप्लेन वेरिएबिलिटी और अनएक्सप्लेन। अनएक्सप्लेन क्यों बोला है, क्योंकि ये एरर है, हमें नहीं पता इसका कारण क्या है, ठीक है। पता चला। एक्सप्लेन, इसका तुम्हें कैसे पता कारण, SSR का, तो SSR डिफरेंस है प्रेडिक्टेड और मीन का, जो दोनों हमारे पास नोन होते हैं,
प्रेडिक्टेड हमें बता दिया मॉडल ने, और मीन तो हमने उससे ही निकाला एक्चुअल से। या हम्म याद रख लो सिंपली, एक्सप्लेन वेरिएबिलिटी प्लस अनएक्सप्लेन ये होता है टोटल। सबसे अच्छा केस कौन सा हुआ, ये केस हुआ, ठीक है। आवर रिग्रेशन मॉडल परफेक्टली कैप्चर ऑल द ऑब्जर्व वेरिएबल, इट्स वेरी रेयर, रेयर केस है ये जहाँ पे एरर जीरो हो, ठीक, पता चला। ओके अब सवाल आता है कि ये अचीव कैसे करने का, एरर जीरो लाने का कैसे, ठीक है। अब ये एक्चुअल में देखने जाना तो बहुत डिटेल है, बट मैंने एकदम सिंपल पढ़ा, और मैंने भी एक तरह से देखा जाए तो रटा ही, तो मैं वो बता देता हूँ मेरे को जितना पता है, ठीक। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। ये अपना एरर का ग्राफ है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये मेरा मैक्सिमम एरर है, और इधर भी मेरा मैक्सिमम एरर है, ठीक है। और ये होता है मिनिमम एरर, ठीक है। अब ऐसा समझो तुम्हारा मॉडल है ना, कहीं यहीं पे बैठा है, सपोज यहाँ पे बैठा हुआ है, तो देख के क्या बोलोगे, भाई थोड़ा लेफ्ट जाना, लेफ्ट, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ, लेफ्ट जाना। एक मतलब ये तो मैं ऐसे एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मैथमेटिकली कुछ और होगा कि भाई स्लोप कम कर, ज्यादा कर, ऐसा कुछ। तो ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या करता है, बोलता है स्टेप ले, थोड़े थोड़े स्टेप साइज ले, थोड़ा इधर जा, फिर चेक कर, फिर थोड़ा इधर जा, चेक कर, और इस जगह पे रुक जा जहाँ पे तेरा मॉडल सबसे कम एरर दे। समझ आया। ये इधर केस है, सपोज इधर भी हो सकता है, तो वो बोलेगा थोड़ा इधर जा, थोड़ा इधर जा, थोड़ा इधर जा, थोड़ा इधर जा। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा ये अजीब ही है, ऐसे तो मुझे भी नहीं पता इतना अच्छे से, स्टिल, ठीक है। तो अब बात आती है, सपोज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो मेरे को तो स्टेप लेने का लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब एक सवाल है कि मैं स्टेप कितना लंबा लूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप इधर आके पहुंचू, या डायरेक्टली इधर आ जाऊँ, या बहुत लंबा स्टेप ले लिया तो घूम फिर के मैं इधर पहुंच जाऊंगा। समझ आया। तो इधर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई स्टेप कैसे लेना है, और किस डायरेक्शन में लेना है, कितने साइज के लेना है, तो ये सब आता है ग्रेडियंट डिसेंट में, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन का एल्गोरिदम है, ये रहा देख, अल्फा जो है ना वो स्टेप का साइज होता है, ठीक? अब जो मैंने कहानी बताई ना उस तरह से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक। हाँ, एक चीज पता चल गई, ये इटरेटिव प्रोसेस है, बार बार करते रहना। इधर आओ, कहाँ तक जाना है, टूवर्ड्स अ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। बस, समझ आया। क्या होना चाहिए, लीस्ट एरर होना चाहिए, कॉस्ट फंक्शन अच्छा हो जाएगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगा, बहुत ये डिटेल में नहीं पता। हाँ, ये क्या है, ये लर्निंग रेट स्टेप साइज कुछ तो इक्वेशन? है, मुझे नहीं पता अच्छे से, मेरे को भी नहीं पता। ठीक है चलो। लर्निंग रेट मतलब अपना मॉडल सीख रहा है कि भाई लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, या उसको अच्छे से समझना हो तो स्टेप साइज समझ लो, किस ओके। तरह से स्टेप। देखो, कम स्टेप लिया यानी कि मॉडल टाइम ज्यादा लेगा, हम्म समझ आ रहा है। हम्म और ज्यादा लंबा स्टेप लिया तो उसमें भी दिक्कत है कि कहीं हम मिस ना कर दे। ओके। समझ आ रहा है। तो सबसे मेन फैक्टर है कि स्टेप साइज को चूज करने का, ओके। ठीक। अब जो मैंने ये बताया पूरी कहानी, उसको थियरी में लिख देना, बाकी कंसेप्ट ये है, ठीक है। डन। हम्म ग्रेडियंट डिसेंट, मेन मेन चीज ध्यान रखना, ऑप्टिमाइज है, एरर कम करता है। मैं एक एक ही चीज, तू जो भी टॉपिक बोलना उसमें बोलना कि ये थियोरी बेस्ड है, इससे सम नहीं आते, हाँ, ये इससे। थियरी बेस्ड है, ये पूरा थियरी बेस्ड है, ठीक है। हाँ, तो अभी जो मैंने बताया ना उस हिसाब से पढ़ोगे ना तो समझ आ जाए, बाकी बहुत डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता। ये देखो, एरर आई तो मॉडल होगा। हाँ, अब आता है मॉडल का परफॉर्मेंस, ठीक है। सबसे मेन चीज ये भाई, परफॉर्मेंस कैसे निकाले। तो कुछ नहीं, एक आर स्क्वायर मेथड है अपने से, ऐसे तो बहुत सारे अपने सिलेबस में आर स्क्वायर का मेथड, ठीक है। पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। आर स्क्वायर मेथड है ना, आउटपुट में 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू देता है। 1 मतलब सबसे बेस्ट, ठीक है, मॉडल तुम्हारा मस्त है, और 0 मतलब सबसे खराब, ठीक है। हम्म अब बात आती है वैल्यू निकालने की कैसे। तो ये अभी जो हमने पढ़ा, शांति से इसको रख देना, समझ आया। एस एस आर अपॉन एस एस टी, ठीक है। अब तुम खुद समझो, ये 1 कब देगा, जब ये दोनों सेम होंगे, और अभी हम्म हमने पढ़ा सेम होते तो मस्त थे, समझ आया। इसलिए वो राइट। कंसेप्ट जरूरी था क्योंकि ये अपने सिलेबस में है, ठीक है, पता चला। हाँ, एरर 0 मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे और आंसर 1 दे दे। हाँ वही, अदरवाइज इनका डिफरेंस इतना आता रहेगा, 0.0 में घूमते रहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है हाई वैल्यू है मतलब, हाँ, 0 के और 1 के बीच में ही है, ठीक। और अगर परसेंटेज पूछे तो कर देना 100 से, ये ब्रैकेट में लिखा है मैंने, ठीक।
भाई कि आइडियली ये 0 से 1 के बीच में जवाब दे, ठीक है। फिर इसके इन्फेरेंस बता देना आर स्क्वायर से, सिर्फ इतना मत लिखना कि मॉडल अच्छा, वो सब ठोक देना कि रिलेशन अच्छे से कैप्चर किया है, स्ट्रेंथ बताता है, आर स्क्वायर ज्यादा मतलब ये ज्यादा हो, समझ गए ना वो पूरा कहानी। हाँ बस वही वो कर देना। अब एक क्वेश्चन आया है, ये पीवाईक्यू में भी है, कॉस्ट फंक्शन और लॉस फंक्शन, ठीक है। अब तुम ज्यादा जगह देखोगे ना तो ये बोलते हैं कि ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है, पर एक्चुअल में सेम नहीं होता। अगर बहुत अच्छे से डिटेल में देखिए तो ये दोनों चीज अलग है। कैसे अलग है वो देखते हैं। कॉस्ट फंक्शन तो अभी हमने पढ़ा जो एरर को मेजर करता है, 3 पढ़े थे ना अभी, एक मीन वाला, एक स्क्वायर वाला और एक एब्सोल्यूट वाला, याद है ना कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। फिर आता है लॉस फंक्शन। अब लॉस फंक्शन क्या करता है, एरर पर ऑब्जर्वेशन मेजर करता है। कॉस्ट फंक्शन पूरा एरर, पूरा सारे ऑब्जर्वेशन का एरर निकालता है। इसका एग्जांपल देख लो, तो देखो ये 100 था एक्चुअल, प्रेडिक्टेड ये, तो ये मेरा एरर आ गया, ये मेरा एरर आ गया, ये मेरा एरर आ गया, तो ये लॉस फंक्शन है। देखो इसने एरर लिखा। और कॉस्ट फंक्शन क्या है, सबका एरर निकाल के दे। अब वो एवरेज निकालता है, ये एक एक का करता है। लॉस फंक्शन हर एक ऑब्जर्वेशन का एरर निकालता है, कॉस्ट फंक्शन सब ऑब्जर्वेशन का साथ में एरर निकालता है। पता चला? डन। हाँ हाँ बस वही हाँ। तो एग्जाम में ये ऐसे डायरेक्ट पूछते हैं दोनों सेम होते हैं क्या, तो पहले तो लिख देना कि सिमिलर तो होते ही है, क्योंकि बहुत ऊपर से देखो तो भाई एक ही चीज कर रहे दो। फिर बाद में डिटेल में बताना कि भाई ऐसा ऐसा है। और ये लिखा हुआ है, डेटा साइंटिस्ट ऑफन यूज दिस टू टर्म्स इंटरचेंजेबली। बहुत जगह पे ये दोनों सेम ही बताते हैं, और देखने जाए तो सेम ही हुआ, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस वो एक ऑब्जर्व। हाँ अगर एक ही ऑब्जर्वेशन है तो दोनों की वैल्यू सेम भी आ जाएगी। पता चला? हाँ अगर एक ही ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम, सपोज ये इतना ही था, सिर्फ एक ही होता तो दोनों सेम आता। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए किसी, नहीं नहीं? अरे तो मजा आ रहा। कोई नहीं, अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, ठीक है। लास्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल की, क्या क्वेश्चन आएगा अगर न्यूमेरिकल पूछे तो शांति से एक्स और वाई दे देंगे, ठीक है। जैसे एक्स और वाई दे तो हमें क्या क्या पता चल जाता है कि भाई एक्स अपना इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है, ठीक है। और इसकी लाइन क्या होगी, वाई इक्वल टू, यही हमें फाइंड करना है कि इन दोनों का रिलेशन। तो सबसे पहला स्टेप है दोनों का मीन निकाल लो, दोनों का मीन निकाल। हाँ ये सेकंड स्टेप करने की जरूरत नहीं है, बट अब 5 मार्क में आता है तो ये कथा करनी पड़ती है कि भाई प्लॉट कर देना, सारे डेटा पॉइंट को प्लॉट कर देना है। बाकी इसकी जरूरत ही नहीं है, बिना ड्रॉ किए हम ऐसे ही पेन से सॉल्व कर देंगे पूरा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, मीन निकालना था दोनों का, ठीक है। अब आते इक्वेशन पे, तो ये हमें फाइंड करना है। डेटा पॉइंट दे रखा है ना, जैसे 0,3 था, तो हाँ तो 0,3 को प्लॉट कर देना, ये रहा 0,3। अच्छा बस प्लॉट किया। हाँ हाँ बस डन। अब हमें फाइंड क्या करना है, लाइन ऑफ रिग्रेशन। ये जो लाइन होती है यही ढूंढने की है। तो हमें इतना तो पता है इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एक्स हमें दे रखा है, सवाल आता है एम और सी का, भाई ये कैसे निकालने का, ठीक। तो एम का फॉर्मूला ये रहा, ये ठीक तो है। नॉर्मल सम लग रहा है। हाँ बस एक नॉर्मल सम है, पूरा स्टैटिस्टिक में करते थे ना। हाँ वही। हाँ बस ठीक है। तो ये एम का वो है, ठीक है, निकाल लेना जो भी है। एम आ गया तो सी भी आ जाएगा। हाँ y इक्वल mx प्लस यार है भाई। हाँ अब सी, अभी इधर y और x क्या लिया है पता है, मैंने मीन लिए दोनों की। हाँ समझ आया। y हाँ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, मेरे को c ढूंढने का है, m तो मैंने ढूंढ लिया। और y और x तुम कोई भी पॉइंट ले सकते हो जो क्वेश्चन में दिया था, बट हम कौन सा लेंगे, मीन वाला, ठीक? हाँ x बार क्यों लेंगे भाई, निकाला है, वो भी ले सकते हैं बट लेना यही, ठीक है। मुझे नहीं पता वो लेने से क्या होता है, बट लॉजिकली वो भी सही है, ठीक। और सी का अलग से खुद का भी फॉर्मूला है। क्या कुछ आता है, पॉइंट में आता है ना, पॉइंट में आता है तो सी को इंटरसेप्ट होता है ना सी, तो हाँ वैसे वैसे हाँ, ठीक है। और जैसे ये एम का फॉर्मूला है ना, ऐसे ही ये सी का फॉर्मूला एक और आता है बड़ा सा, बट हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, अगर एम निकाल लिया तो सी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता है, हमने इक्वेशन तो ढूंढ ली,
सबकी वैल्यू। अब वो एक्स्ट्रा पता है क्या पूछ लेते कि तब जब तुम इक्वेशन निकाल रहे हो ना, तो साथ साथ x इक्वल टू 10 की वैल्यू प्रेडिक्ट भी कर दो। समझ आया? हाँ हाँ, बस तो हमें तो सब पता ही है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, y बार आएगा। ठीक है, समझ आया? हाँ। अब है ना, ये 4 वीडियो है, ठीक है, इसमें सब में खुद खुद के मेथड से सीखा है, तो तुम्हें जो देखना हो देख लेना, बट कोई कोई तो देख ही लेना, ठीक है, कोई एक। हाँ, और जो मैंने लिखा है ना, ये जो मैंने फॉर्मूला लिया है, ये अपने किसी सीनियर के असाइनमेंट में था, और ये फॉर्मूला यूट्यूब में नहीं दिखेगा, ठीक है, कुछ अलग ही है, बाकी मेथड सब में सेम ही है। हाँ, तो अभी मेरे को भी कंफ्यूजन है भाई, वजन मैंने एग्जैक्टली किया कौन सा वाला वही पढ़े। बनाने में। तो मैं, मेरा जहाँ तक है, मैं शायद इसी को ही फॉलो करूँ, ठीक, जो ये अपने बताया है वो मैथड। ग्रैंड कर लेंगे अपने, ठीक है, बाकी है तो सब सही, बाकी एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा देख लेना, ठीक है। हाँ, अब एप्लीकेशन वो तो सब देख लेते, ठीक है, ये चैप्टर डन है, पता चला। हाँ, दो ही हुए। समझ तो आया ना पर। हाँ समझ। हाँ, कोई डाउट हो तो बोलो अभी, वरना फिर ये अभी देख लेते हैं। थोड़ा नया नया है लेकिन अभी एक आना है basically। मैं तो ना, लेक्चर। अगर अभी अभी जैसे मीट खत्म होती है ना, एक बार तुम ऊपर से देख लो ना, तो बैठ जाएगा। हाँ वही वही एक दो बार। और अगर तुम डायरेक्ट सीधा अभी परसों देखो, तो थोड़े चांसेस है भाई क्या था, हम्म। क्या होगा। हाँ, ठीक है, रिग्रेशन तो पढ़ लिया हमने। हाँ, मैं जरूर करूँगा। रिग्रेशन अपन ने पढ़ लिया कि भाई रिलेशन फाइंड करते हैं ये। अब क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन उससे भी इजी है, सिर्फ क्लासिफाई करना होता है कि ये है या ये है, ऐसा, ठीक है। सिंपल एग्जांपल कौन सा है, स्पैम नॉट स्पैम का। हम मॉडल को एक ईमेल दे देंगे, भाई तू बता ये स्पैम में जाता है या नॉट स्पैम में जाता है। कैट और डॉग का भी ले सकते हैं, एक मॉडल को एनिमल का फोटो दे देंगे कि बता ये कैट है या डॉग है, ऐसा। समझ आया क्लासिफिकेशन? हम्म। ठीक है। हाँ, डेटा फेड तो करेंगे ही हम, वो तो देना ही है, सुपरवाइज लर्निंग में ही आता है ना ये सब। सुपरवाइज लर्निंग में दो चीजें है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, तो दोनों में अच्छे से हमने डेटा तो दे रखा है कि समझ है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बनता है, तो करता क्या है, ये एक ऐसी लाइन बनाता है जिसमें इधर डॉट आ गए, मतलब एक क्लास, ये दूसरी क्लास, ठीक है, समझ आया। और जो एल्गोरिदम इस ये क्लासिफिकेशन करता है किसी डेटा पे, उसे क्लासिफायर बोलते हैं, ठीक है। अब ये 4 तरह के क्लासिफिकेशन है। पहला होता है बाइनरी, जिसमें दो ही चीज होती है, जैसे मेल स्पाम है या नहीं स्पाम है, यस या नो, 0 या 1, पास या फेल। समझ आया बाइनरी क्लासिफिकेशन, सिंपल एकदम, सबसे बेसिक। फिर आता है मल्टी, ऐसे याद रखने के लिए तो ये दो ही मेन है, ये 3 चौथे तो ऐसे ही आ चुके। मेन यही है, बाइनरी और मल्टी क्लास। मल्टी क्लास में क्या है, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। मान लो मैंने एक एनिमल की फोटो दे दी, तो वो कैट भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, काऊ भी हो सकता है, कैमल, एलिफेंट, कुछ भी, बट होगा तो एक ही ना। समझ आया हम्म। ऐसा। तो ऑप्शन बहुत सारे, बट आंसर तो इन दी एंड एक ही आता है, ठीक? फिर इधर एक से ज्यादा आ सकता है मल्टी लेवल में। मल्टी लेवल का मैं अगर एग्जांपल लूँ, तो कौन सा ले सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा कैटेगरी में बिलोंग कर सकते हैं। जैसे कोई एक्स। मूवी ले ली मैंने, तो वो एक्शन मूवी भी है, थोड़ी हॉरर भी है, समझ रहे हो, दोनों चीजें, ऐसा मिक्सिंग होता है उसमें, जो इम्बैलेंस मतलब सारा खराबी, मेरे को भी नहीं पता, कुछ तो है, ठीक है, देख लेना, ठीक, जो भी। फिर आता है लेजी लर्नर और ईगर लर्नर, ठीक। लेजी लर्नर में क्या है कि ट्रेनिंग का डेटा मिला, अब है ना वो कुछ करता नहीं है, ट्रेनिंग नहीं लेता हूँ, वो वेट करता है कि चलो तुम टेस्टिंग चालू करो तो मैं ट्रेनिंग को खोलूँ। लेजी लर्नर मतलब अपने जैसा, अभी एग्जाम आई ना तभी बुक खोलेगा। पता चला क्या कह रहा हूँ? लेजी लर्नर, पता चला? हमारी तरह। ट्रेनिंग का डेटा दिया, बट उसने ले तो लिया, बट कुछ ट्रेनिंग ली नहीं। जब हमने टेस्टिंग ली तभी उसने चालू किया कि हाँ चलो अब मैं देख लेता हूँ क्या पूछा, क्या है वो। ईगर मतलब उसका उल्टा, जो पढ़ लेता है पहले, ऐसा, ठीक। ओके। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही अलग नहीं है, ये थियरी में ही पूछते हैं बस ऐसा, बस कि ये हाँ, बताओ। हाँ, हाँ। भाई ये कहीं पे सुना हुआ नहीं। बहुत नया है।
इजी तो है कितना, हाँ है तो सिंपल। इजी, बस खाली हाँ बस वही तो। बैठना बाकी है। हाँ वही। तो लेजी लेजी लर्नर ट्रेनिंग। हाँ वैसे। हाँ। हम्म। देखो एक्चुअल में डिटेल में देखने जाए ना तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें है ये सारी। कोई भी वीडियो देखो तुम, ये तो अपने क्या कॉलेज के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इतना तो काफी है। ठीक है, ये पता चला लेजी और ईगर। ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस भी है, मैंने एक मेजर डिफरेंस तो बताया था कि ये कंटिन्यूअस वैल्यू पे जाता है, ये डिस्क्रीट पे जाता है। हम्म। बाकी तुम देख लेना जो भी है, इधर ये एल्गोरिदम, इधर ये है ऐसा। मेन चीज तो मैंने यही फिराई है कि इधर कंटिन्यूअस होता है, डिस्क्रीट होता है, 3 जगह लिखा है देखो। कंटिन्यूअस डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस डिस्क्रीट, वही है कोई। फिर ये देखो ऐसा। हाँ, ये चीज ध्यान से देखना, ये जो लिखा है एरर के चांसेस भी है, हाँ, कि ये सर्कल वाला इधर आ गया, ये वाला इधर चला गया, मतलब क्लासिफाई करता है पर एरर तो, मतलब 2 क्लास है, कुछ भी ले सकता है तो स्पाम नॉट स्पाम। हमें तो क्लासिफाई करना है, मतलब छांटने का है ऐसा, समझ आया। हम्म। अब आते हैं भाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नाम इसका रिग्रेशन वाला है पर काम क्लासिफिकेशन का कर रहा है, समझ आया। हाँ ठीक है, तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन का कुछ नहीं, नाम इसका ऐसा है, करता कुछ नहीं, ये क्लासिफाई करता है कि भाई क्या चीज है, ठीक। इसमें ये तो सब इजी है। हाँ मेन चीज आती है इसका एक कर्व, ये कर्व अपने समझते हैं थोड़ा, ध्यान देख। हाँ हाँ, चलो नया पेज में। ये 0 है, ये 1 है, ये 0.5 है, इसका एक लाइन बना दिया। फिर इसमें एक एस शेप का कर्व बनता है, ये तो मैंने थोड़ा ऐसा बनाया, समझ जाओ ऐसा बनता है, ठीक। अब इधर क्या, ये जो थ्रेशोल्ड है ना, ये एक वैल्यू होती है, अगर इसके ऊपर जाता है कुछ तो ये ऊपर वाली क्लास में डाल देगा, नीचे जाता है तो नीचे वाली क्लास में डाल देगा। अपने एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया अपने कॉलेज के डेटा पे, देखने के लिए कि कौन अच्छा बच्चा है कौन खराब बच्चा है, ठीक। तो अच्छा बच्चा मैं कैसे निकालता हूँ, सीपीआई के बेस पे निकालता हूँ, ठीक। और मैंने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डाल दी कि 7 ले लेते हैं, चलो। तो ये 7 है, ठीक है, 7। अगर 7 के नीचे कहीं पे भी डेटा आ रहा है तो वो बैड बॉय है, ठीक है। और ऊपर डेटा आ रहा है तो वो गुड बॉय है, समझ आया, सिंपल सा केस, ठीक। अब किसी का भी ले लेते, जैसे किसी का 6.8 आता है तो वो ऑटोमेटिक इस कैटेगरी में चला जाएगा, इधर कोई आता है, समझ आया, कितना सिंपल ही है ना, कुछ है ही नहीं। हाँ ठीक है। अब बात आती है कि ये तुम इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। सुनने दिखने में तो बहुत अच्छी चीज है कि हाँ भाई सिंपल कर दिया एकदम इजी। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं सिग्मॉइड फंक्शन, ये लिखा नाम, ये हमने पढ़ा था 11th 12th में। अब बात आती है भाई ये फंक्शन क्यों लिए, वो मुझे नहीं पता, ठीक है, होगा कुछ तो होगा, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम नाम याद रखना, सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। अब बात आती है भाई यही फंक्शन क्यों लिया इतने सारे में से। तो इस फंक्शन की एक खास बात है, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में वैल्यू दे देता है आउटपुट, और हमें यही तो चाहिए, समझ आया। ये फंक्शन मतलब तुम देखना 11th 12th का चौपड़ा निकालना, तो वो फंक्शन का क्या हमेशा 0 और 1 के बीच में आउटपुट देता है ऐसा। हम्म। तो हमें यही तो चाहिए था, हमें क्या चाहिए, या तो 0 दे या तो 1 दे। 0 दिया तो मैं समझ जाऊंगा खराब बच्चा है, 1 दिया तो मैं समझ जाऊंगा अच्छा बच्चा, बस, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली है। पहला पॉइंट कि भाई ये क्लासिफिकेशन में आता है और सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है। दूसरा ये क्या बोलते हैं, क्लासिफाई कर देता है कैटेगरी के बेस पे कि भाई ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ठीक है। किसके बेस पे, थ्रेशोल्ड वैल्यू के बेस पे। इस केस में मैंने क्या लिया था, 7 लिया था। ये तो कुछ भी हो सकता है ना, अभी कोई 9 ले लेगा, कोई या 2 ले लेगा ऐसा। तो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे सच वैल्यूज अबाउ द थ्रेशोल्ड टेंड्स टू 1, जो नीचे होती है वो 0 पे जाती है, ठीक। फिर क्या लिया, सिग्मोइड फंक्शन लिया। सिग्मोइड फंक्शन क्यों लिया, क्योंकि उसकी एक खास बात है कि वो 0 से 1 के बीच में आउटपुट देता है। 0 से 1 नहीं, 0 या 1 ही देता है ऐसा। 0 से 1 ही, या तो 0 देगा या तो 1 देगा, ठीक है। और इसका ये याद रखना, ग्राफ एस शेप का होता है, एस, ठीक है। इसके सम नहीं आते ना, खाली थियरी है ना। नहीं नहीं, थियरी ही आती है, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला है, डन।
हाँ ये आया, देखो अभी ये दूसरा बन के आया, वाई एम एक्स प्लस सी का ये दूसरा रूप है। ये कौन होगा? ये सी है। ये कौन होगा? अपना एम है। और ये एक्स है। समझ आया? तो कैसे भी आ सकता है, अपने को सीधा रिलेट मार देने का, भाई ये यही पूछा। ठीक है, पता चला? ओके, तो ये इसका था। अब आते हैं, तीन तरह के लॉजिस्टिक रिग्रेशन होते हैं। बाइनोमियल मतलब सबसे सिंपल, या तो जीरो या तो वन। ठीक है, या तो पास या तो फेल। अब हर जगह तो ऐसा नहीं होगा ना, कुछ जगह हो सकता है कि एक दो से ज्यादा कैटेगरी हो। तो जैसे कि ये एनिमल वाला केस ले लिया कि मैंने एनिमल की फोटो दिखाई और मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये कैट है, डॉग है, शीप है, तो तब हम क्या यूज करते हैं? मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, यानी कि तीन से या तीन से ज्यादा अगर डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो मल्टीनोमियल। ऑर्डिनल भी सेम है। ठीक है, ऑर्डिनल भी सेम है, इसमें भी तीन या तीन से ज्यादा। बट इसमें क्या है, एक ऑर्डर होता है, जैसे लो, मीडियम, हाई। कैट डॉग शिप में कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर हो मतलब ऑर्डिनल, ऐसा सिंपल है। तीनों पता चले। बाइनोमियल मतलब दो ही होते हैं, मल्टीनोमियल मतलब ज्यादा, और ऑर्डिनल में भी ज्यादा है, बट एक ऑर्डर फॉलो होता है। ठीक, लो, मीडियम, हाई, और कौन सा ऑर्डर निकाल सकते हो? कोई एग्जाम्पल? हाँ, मतलब समझ गए ना, ऐसे कुछ हो, मीडियम, लो, मैक्सिमम, ऐसा क्या? समझ जाओ, अभी ऑर्डर हाउस बन सकता है। ठीक है। हाँ, अब आता है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन लीनियर का तो देखा ही था हमने। क्या था? तीन थे, एक मीन था, एक स्क्वायर वाला था, और एक एब्सोल्यूट था। ठीक, लॉजिस्टिक में ऐसे दो केस बनते हैं, और हमें भी पता है दो ही होंगे, एक वन वाला होगा, एक जीरो वाला होगा। ठीक है। हाँ, अब ग्राफ को थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं। ठीक, अगर अभी कॉस्ट मतलब क्या होती है? एरर होती है। कॉस्ट मतलब एरर। तो समझो कि अगर वैल्यू वन है, ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि प्रेडिक्टेड वन है, और जो एक्चुअल में वैल्यू थी वो भी वन है, तो एरर कितनी हुई? जीरो। एक्चुअल भी वन है, प्रेडिक्टेड भी वन है, तो एरर कितना हुआ? जीरो। जीरो। एरर जीरो मतलब कॉस्ट जीरो। हाँ, तो अच्छा हुआ ना वो। समझ? हाँ, अच्छा हुआ। तो देखो, ये y इक्वल टू वन है। ठीक है, तो हमारे मॉडल ने क्या बताया? y वन आता है। देखो, वन और वन पे एरर एकदम मिनिमम है, या तो जीरो है। बट वन वैल्यू है, और तुम अगर क्या बता रहे हो? जीरो बता रहे हो, तो एरर मैक्सिमम। समझ आया क्या है? नहीं। हाँ, देखो मैं वापस से समझा देता हूँ। ठीक है, y मतलब क्या है? प्रेडिक्टेड वैल्यू, कि हमारा मॉडल बोल रहा है एक है आंसर। एक एक बोल रहा है, या ऐसा समझ लो कोई भी कैटेगरी ले लो, यस, नो वाली, स्पाम, नॉट स्पाम। ठीक है, अभी तो हम 1-0 लेके चलते। तो हमारे मॉडल ने क्या बोला? वन है। आंसर क्या है? वन है। और अगर एक्चुअल में आंसर वन आता है, सपोज एक्चुअल में आंसर वन आता है, तो मेरा कॉस्ट सबसे मिनिमम हुआ ना। कॉस्ट मतलब एरर। तो अगर एक्चुअल और फाइनल सेम है, तो कॉस्ट सबसे मिनिमम। अब मान लो एक्चुअल में वैल्यू जीरो होती, और मेरा मॉडल वन बता रहा है, मतलब एरर सबसे ज्यादा। अच्छा, हाँ, बहुत ये बुरा। इसका दूसरा केस है, कि अगर जीरो है और जीरो होता है, यानी कि कॉस्ट सबसे कम, और तुम एक बता दो गलती से भी, मतलब तुम देख के अब समझ जाओगे क्या बोल। अच्छा भाई, ये हाँ, अब आता है एक इम्पोर्टेंट चीज, जनरलाइज मॉडल। जनरलाइज मॉडल यानी कि अच्छा मॉडल। अच्छा मॉडल कैसे? जो अच्छा आउटपुट दे, रिलायबल दे, ऐसा नहीं कि कोई केस में कुछ और बताता है, कुछ और बताता है। सबसे अच्छे मॉडल की डेफिनेशन क्या है? वो जनरलाइज होना चाहिए, कम एरर होगा ऐसा। ठीक है, अभी उसका क्या काम है ना, वो देखते हैं अभी। हाँ, चलो अभी ये सब टर्म देख लेते हैं। पहला आता है सिग्नल। सिग्नल यानी कि जो पैटर्न है, कोई भी एक पैटर्न होती है, जैसे कोई भी एक डेटा है। ठीक है, इधर डेटा पड़ा है, डेटा के अंदर कोई पैटर्न होगा। ठीक, अगर ये पैटर्न मॉडल को हेल्प करता है, यानी कि मॉडल के काम का डेटा है, तो उसे कहते हैं सिग्नल। समझ आया? फिर आता है नॉइस, जो मॉडल के काम का नहीं है, यानी कि खराब डेटा, अननेसेसरी है। मतलब सिग्नल क्या करता है? मॉडल की परफॉर्मेंस बढ़ाने का काम करता है, उसको ज्यादा अच्छे से समझाएगा, लर्न कराएगा। नॉइस क्या करता है? मॉडल की परफॉर्मेंस को डिग्रेड करता है या कम करता है। ठीक, पता चले दोनों टर्म? हाँ, फिर आता है बायस और वेरिएंस।
ये दोनों डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए ऐसा समझो बायस एक तरह से थोड़ा एरर टाइप है कि तुम्हारे प्रेडिक्शन में कितना एरर आया है, समझ आया? यस। या अच्छे से याद रखना है तो ऐसा समझो तुम्हारा मॉडल जितना कॉम्प्लेक्स होगा ना उतना कम बायस है, लो बायस, और जितना सिंपल मॉडल होगा ना उतना हाई बायस, ठीक? और हम हमेशा चाहते हैं हमारा बायस कम, जितना कॉम्प्लेक्स मॉडल होगा ना इतना अच्छा काम करता है, समझ आया? हाँ, तो लो बायस हो मतलब हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। फिर आता है वेरिएंस। वेरिएंस यानी कि अगर मैं ट्रेनिंग डेटा सेट को बदलता हूँ तो मॉडल के आंसर में कितना फर्क आता है, ठीक है। दोनों चीज डिटेल में आएगी, अभी तो सिर्फ ऐसे याद रखना बायस और वेरिएंस करके कुछ है, ये मैंने लिखा भी है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, ठीक। क्योंकि बहुत लोग को हो सकता है कि ये देख के थोड़ा अच्छे से समझ ना आए, ठीक, तो ये बहुत अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। हाँ, अब पहले देख लेते हैं ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग जो मैंने बताया था टॉपर वाला केस, ठीक। ओवर फिटिंग का मतलब ट्रेनिंग में अच्छे से काम कर रहा है बट टेस्टिंग में वाट लग जाती है, ठीक। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ओवर फिटिंग का क्या होता है, लो बायस होता है और हाई वेरिएंस होता है, ये याद रखना। आगे देखते हैं ऐसा क्यों होता है, क्या वो ओवर फिटिंग मतलब पता चला। हाँ, हाँ, तो ओवर फिटिंग में ये चीज तो अच्छी है, लो बायस। लो बायस। हाँ, तो लो बायस मतलब कि ट्रेनिंग में मस्त चल रहा है, सिंपल मॉडल है। ट्रेनिंग में मस्त चल रहा है, वो क्यों हुआ, क्योंकि लो बायस। अच्छा, तुम लोग एक चीज समझो, हमारा गोल पता है क्या है, कि ट्रेनिंग में भी अच्छा चले और और टेस्टिंग टेस्टिंग में भी अच्छा चले, ठीक है। तो ट्रेनिंग में तो अच्छा चलता है और उसका श्रेय किसको जाता है भाई, लो बायस को जाता है। सिंपल मॉडल है इसका। हाँ, तो ओवर फिटेड मॉडल में एक चीज क्या अच्छी थी कि भाई ट्रेनिंग में अच्छा है, और उसका क्रेडिट किसको जाता है भाई, लो बायस को, ठीक है। कि ट्रेनिंग तो अच्छे से ली है और वो लो बायस की वजह से। और हाई वेरिएंस मतलब टेस्टिंग में बैंड बच जाती है, तो वो टेस्टिंग की जो खराब बात है उसका भी क्रेडिट इसको जाता है। और टी क्या लिख रहा हूँ, दोनों में टी आता है। टेस्टिंग इसका समझ लो, ट्रेनिंग इसका समझ, ठीक है। समझ आया ओवर फिटेड मॉडल क्या है? हाँ, तो अब बात आती है भाई, ये तो रीजन देख लिया हमने। हाँ, मॉडल टू कॉम्प्लेक्स हो तो भी ओवर फिटिंग हो सकती है, वो हमने देखा ही था। कैसे देखा था, ऐसा कुछ बना लिया मॉडल, सारे डेटा पॉइंट को कवर करते हुए नहीं जा रहा था मॉडल, इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया था। इतना ज्यादा भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि भाई आगे की दुनिया में वो रहे ना, समझ आ रहे हैं? मतलब घर में इतना भी मत रहो कि बाहर की दुनिया का पता ही ना, ठीक है। ये होता है ओवर फिटिंग। तो अब इसको अवॉइड कैसे करने का, ठीक है। तो पहले तो ट्रेनिंग कराओ अलग अलग डेटा से, ज्यादा डेटा से ट्रेनिंग कराओ, मतलब ये जो था इसको थोड़ा हटाओ, अलग अलग डेटा और लाओ, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छे से ऐसा कुछ बन जाए समझ आया। फिर रेगुलराइजेशन होता है, और अगर ऐसी ट्रेनिंग चल रही है, चलते ही जा रही चलते तो भाई रोक दो पहले ही, इससे पहले पूरी पत्थर रगड़ जाए पहले ही रोक दो, अर्ली स्टॉपिंग द ट्रेन, समझ आया। ऐसा तो ये है ओवरफिट। हाँ, तो मतलब अपने को पहले बार में जब मैंने दिखाया था तो देख के तो अच्छा लग रहा था कि भाई क्या मस्त मॉडल है, बट एक्चुअल में अच्छी चीज नहीं है ये। और ये हम रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं कि एक चीज को इतना यूं कर लोगे ना तो तुम्हें कोई नई चीज में दिक्कत आती ही है, ऐसा, ठीक है। ભણેલો છે फिर પણ ગણેલો નથી है ना। वही वही। फिर आता है अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग मतलब दोनों में ही खराब, ठीक है। अंडर फिटिंग मतलब दोनों में खराब मतलब हाई बायस है, लो वेरिएंस, ठीक, ऐसा। वो तो खराब है। हाँ, फिर तो चलेगा। ये देखो, ये अच्छा एग्जांपल है, समझ आ रहा है ओवर फिटिंग, ये अच्छा गुड मॉडल है नियम अपना, अंडर ये फिटिंग। अंडर फिटिंग, ठीक, ओके। हाँ, अब आता है रेगुलराइजेशन, ठीक। रेगुलराइजेशन में क्या है, मॉडल को थोड़ा अच्छा बना। एक डाउट है मेरे को। हाँ अभी देख, ऊपर कर थोड़ा। हाँ हाँ, अभी अभी देख, ये जो 3 फिगर है, इसमें जो गुड मॉडल है इसमें देख 3 से 4 पॉइंट वो कवर कर रहे थे। ऐसा होता है हाँ, कि 3 से 4 पॉइंट कवर करे तो गुड मॉडल, या ऐसा लाइन जरूरी है। नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी। तो कैसे पता कैसे चलेगा कि ये गुड मॉडल है पता कि चलता है, ऐसे नहीं पता चलता है, वो तो अपने क्राइटेरिया को नहीं है? देख के थोड़ा इंट्यूशन लगना चाहिए। बाकी पता तो कैसे चलेगा, एरर से पता चलेगा। जो हाँ मॉडल मतलब वो, ट्रेनिंग में भी अच्छा है, टेस्टिंग में अच्छा है, वो अच्छा मॉडल है, ऐसा। हाँ मतलब वही कि जो हमने पहले देखे, तो उसमें जो शेप है इसका ये ऐसा ही था सब में गुड मॉडल का। अंडर हम्म। फिटिंग का हाँ
हम्म, ठीक है, डन। हम्म ओके। पता चला। बाकी देख के थोड़ा आइडिया लग ही जाएगा, ऐसे तो क्वेश्चन आते नहीं है, एनपीटीएल में थे ऐसा कि कौन सा अच्छा है क्या है, ऐसे तो नहीं आएंगे। ठीक है, अब आता है ये रेगुलराइजेशन। ठीक है, रेगुलराइजेशन में क्या है, हम ये जो दिक्कत आ रही थी ओवर फिटिंग वाली, उसको हम सॉल्व करते हैं एक तरह से। सीधा टाइप पे आते हैं। ये क्या था इधर, शायद फुल फॉर्म कुछ था, कोई नहीं, ठीक है। दो तरह के होते हैं, रिज रिग्रेशन और लासो रिग्रेशन, दोनों ही रेगुलराइजेशन की टेक्निक है। ठीक है, रिज रिग्रेशन में क्या है, पहले तो देखो L2 है, L2 मैंने कहा था याद रखो, तो इधर क्या स्क्वायर आ जाता है फॉर्मूले में, याद आया? L2 याद आया, L2 पढ़ा था पहले। ठीक है, हाँ तो मैं ना ये दोनों डिफरेंस है बता देता हूँ। हाँ बस वही, बाकी इसका वीडियो तो मेरे को भी देखना पड़े, अपने को क्या क्या याद रखना है वो देख लेते। पहली चीज तो रिज और लासो है। ठीक है, दोनों ही रेगुलराइजेशन की टेक्निक है। हाँ, अब रिज वाले का नाम है L2, तो L2 नाम है यानी कि वो उसके फॉर्मूले में स्क्वायर आ रहा है। इसका नाम है L1, तो इसके फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं आ रहा, क्या आएगा, मॉड्यूलस, जैसे उसमें था। हाँ ठीक, ये इनका डिफरेंस। दूसरी चीज क्या है, ये दोनों है ना, अभी इन दोनों का काम पता है क्या है, स्लोप को कम करना। दोनों का काम क्या है, स्लोप को कम करना। रिज वाला क्या करता है, स्लोप को है ना नियर टू जीरो कर देता है, नियर टू जीरो। जीरो नहीं कर पाता, जीरो कौन कर पाता है, लास्ट। ठीक है, समझ आया? देखो दोनों को मैं ऐसे बता देता हूँ, कंसेप्चुअली मेरे को ज्यादा नहीं पता, तो दोनों रेगुलराइजेशन की टेक्निक है। ठीक है, पहले वाले का नाम है L2 है यानी कि स्लोप का स्क्वायर, तीसरे वाले का नाम है L1, इसमें मॉड्यूलस आ जाता है। ठीक है, अब है ना, दोनों का काम क्या है, जो स्लोप है ना उसको श्रिंक करने का काम है, छोटा करने का, कम करने का। ठीक है, रिज वाला कम तो करता है पर जीरो तक पहुंच नहीं पाता, लास्टो वाला जीरो तक भी पहुंच जाता है, बस इतना है। तो रिच श्रिंक नियर टू जीरो, और ये ऐसा, ये कमेंट में शायद ऐसा है कि फुल फॉर्म है। हाँ देखो, लिस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज, मैं एक वर्ड लिखना भूल गया, एब्सोल्यूट के बाद श्रिंकेज आता है, फुल फॉर्म, वो कमेंट है। ठीक है, ओके। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट वेक्टर, और इजी भी है। कोई कैटेगरी वही ले ले। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही? आ रही, आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। आ रही है ना? हाँ, तो अब हम पढ़ रहे हैं SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल दो कैटेगरी वाला, ईमेल के अलावा कोई है, या ईमेल वाला ही ले लो? ईमेल के अलावा कोई है एग्जांपल? जैसे स्पैम नॉट स्पैम है, तो अपने एक एग्जांपल समझते हैं। कोई नहीं, चलो ईमेल वाले ही ले लेते हैं। ठीक, तो एक चीज अपने को, एक सर्कल लेते हैं और एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक, सर्कल अपना रिप्रेजेंट करेगा कि ये स्पैम है, और ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा नॉट स्पैम। ठीक, तो अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि अपना मॉडल क्या करेगा, क्लासिफाई करेगा। तो अपने मॉडल ने इसको क्लासिफाई किया, अभी चलेंगे। ठीक, यहाँ पे डेटा पड़ा ये वाला, मतलब स्पैम वाला, फिर अपना मॉडल आया और ये आया। इसने अच्छे से, अभी मैं एरर को गिन ही नहीं रहा हूँ, ऐसा समझो एरर तो होगी थोड़ी बहुत, तो बट ठीक है अभी वो। तो ये अपने मॉडल क्लासिफाई कर दिया। ठीक, तो ये मॉडल है M1, अब अपना दूसरा मॉडल लेते हैं। M2, तो दोनों ने क्लासिफाई किया। ठीक, अच्छे से क्लासिफाई किया। हेलो, आवाज आ रही है?
हाँ हाँ, तो दोनों ने क्लासिफाई कर दिया ईमेल को स्पैम और नॉट स्पैम, और ये लाइन उन्होंने बना दी कि भाई इधर से ये, इधर ऐसा, ये। अब तुम खुद बताओ दोनों में से अच्छा कौन हुआ? क्या क्या फिर से? कौन सा मॉडल अच्छा हुआ? M1 अच्छा हुआ या M2 अच्छा हुआ? दोनों ने क्लासिफाई तो कर दिया सारे ईमेल को। M1 अच्छा हुआ तो और कुछ? हाँ, तो जो एक्चुअल में आंसर है वो है M2 मस्त हुआ। अब बात आती कैसे भाई, क्यों? तो भाई अब तुम खुद सोचो, एरर के चांसेस किस में ज्यादा है भाई? इधर इधर रिस्क नहीं लग रहा भाई, ये तो कितना आसपास पड़े हैं, थोड़ा भी इसने गलती किया हो तो मेरी मतलब हो सकता है ना। यहाँ तो कितना क्लियर डिफरेंस है। हम्म अभी ये थोड़ा बोलने लायक नहीं है, बट ऐसा देख के थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा है कि कौन थोड़ा मचा सकता है कौन नहीं। एम वाले को देख के ऐसा लगता है इसकी गारंटी थोड़ी ज्यादा है कि भाई इसका रिजल्ट है ना कई हद तक तो सही ही होगा, क्योंकि कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो बहुत अच्छे से इसने लाइन बनाई। हम्म रिलेट रिलेट कर पा रहे हो क्या कह रहे हो इधर कितना? हाँ, नहीं, ये तो ये रिग्रेशन तो है ही नहीं, ये तो रिग्रेशन ना ना, ये रिग्रेशन नहीं है, ये है क्लासिफिकेशन, यानी कि चीजों को बांटने का है। हाँ, अब है ना M1 को तुम ऐसा समझ सकते हो, थोड़ा कंफ्यूज टाइप है, एकदम लाइन पे कगार पे खड़ा है, कंफ्यूज है। हम ऐसा तो बोल इधर उधर सकते किया तो पार्ट लगा दे। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये लाइन है M2। ना, ये इसने एक लाइन बनाई है। हम्म हम लोग हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ, M2 बोलो है बोलो। तो उसको हम यूज में लेंगे, तो शायद अगर अगर मतलब जब वो टेस्टिंग में जाएगा तो अलग से भी कोई पॉइंट आ सकता है, ऐसा नहीं कि इतने ही रहेंगे, कि मतलब वो टेस्टिंग में भी आएगा, इसीलिए अच्छा। ना ना ना, स्टोरेज के हिसाब से मत सोचना, टेस्टिंग का ऐसा कुछ नहीं। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि चांसेस ऑफ मिस क्लासिफिकेशन M1 है, समझ आया? और मैं कंफ्यूज कंफ्यूज क्यों बोल रहा हूँ? M1, मैं अभी अच्छे से रीड करे ना, तो M1 है ना, उसने अभी है ना अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, वो अभी तक अच्छे से डिफरेंस समझ ही नहीं पाया इन दोनों के बीच। M2 ने इतना अच्छे से समझा स्पाम और नॉट स्पाम को, कि वो इतना क्लियर डिफरेंस बता देता है। समझ क्या कह रहा हूँ कि एक चीज, हाँ वही वही वही, जैसे सपोज एक ईमेल, हाँ बस वही वही वही, ईमेल आया, ठीक है, अपने थ्रेशोल्ड 0.5, अगर 0.5 से ऊपर तो वो जाएगा स्पाम, और नीचे है तो हो जाएगा नॉट स्पाम। तो M2 क्या कर रहा है, एकदम क्लियर वैल्यू ला रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू ला रहा है कि भाई ये तो 0.9 है, 90% ये वो है, ये 80% वो है। समझ आया? M2 क्या कर रहा है? और M1 तो बहुत पास में घूम रहा है, वो 0.6 या 0.4 लेके समझ रहा है कि भाई ये, हाँ ये इधर है, ये इधर है। थोड़ा कंफ्यूजन है तो बोला कुछ और समझते हैं बाकी। हाँ, अच्छा, थोड़ा थोड़ा बैठने लगा कि ठीक है, हाँ M2। मैं कह रहा हूँ M2 इतना अच्छा मॉडल है कि वो बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाता है। समझ आ रहे हो वो कितना अच्छे से दोनों का फर्क समझ पा रहा है? एक्चुअल में ये जो चीज है ना, ये जो गैप है, ये मार्जिन वो, यही तो डिफरेंस, एक स्पाम मेल और एक नॉट स्पाम मेल में कितना डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस है। समझ? तो M2 ने कितना अच्छे से समझा है। हेलो? अरे यार, बहुत बहुत अच्छे से बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, बोलो बोलो थोड़ा। अच्छा, अभी तो सही आ रहा है भाई। हाँ, ये क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कवि कवि क्या कहना चाहते हैं, हाँ, समझ गए? ठीक है, बस यही था, सपोर्ट वेक्टर का मेन कंसेप्ट तो यही था। तो ये रहा देखो। मैं कभी डोज बहुत बढ़ रहा है, हाँ। तुम्हारे ऊपर है, मैं तो चारों चार रेडी करके आया हूँ। एक काले कर देंगे। ना 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 ना, मेरे को पाइथन करना है ऐसा। हाँ तो बस रिकॉर्डिंग चालू है अंदर से।
हाँ, तो ये देखो 2 क्लास थी। इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव बोल दिया है, ठीक है, वो तो जो भी हो। अब हमने एक लाइन बनाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 लाइन और बनाते। पहली लाइन कैसे बनाते हैं, ये जो पूरा डेटा है ना, ये डेटा, इसका जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है ये वाला, इसको टच करके एक लाइन बनाते। और ये जो डेटा है इसको टच करके एक लाइन बना, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच में ऐसे जाते 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 जितना दूर जा पाए उतना अच्छा, फिर बीच में से एक लाइन खींच देते। और ये हमारी सबसे बेस्ट लाइन होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा गैप यही ढूंढ पाएगी ना, ये लाइन, मैक्सिमम मार्जिन हाइपरप्लेन, ठीक है, ये चीज, ठीक है। पता चला यही है सपोर्ट वेक्टर का। तो क्या क्या पता चला, ये हाइपरप्लेन होते हैं। अब देखो ये जो पॉइंट था, इसने लाइन बनाने में हेल्प किया, इसने लाइन बनाने में हेल्प किया, हेल्प किया मतलब सपोर्ट किया, तो इन दोनों का नाम होता है सपोर्ट वेक्टर। दोनों एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं जो लाइन बनाने में हेल्प करते हैं। एक पॉइंट हेल्प करता है पॉजिटिव हाइपरप्लेन में, दूसरा पॉइंट हेल्प करता है नेगेटिव हाइपरप्लेन। दैट्स इट, इतनी चीज थी इसमें, ठीक है। हाँ हाँ, ये पूछ लेते इसका वो वीडियो देख लेना जो मैंने कथा की ना, वो सेम वो 5 मिनट वाले ने भी की है, तो पता चल जाएगा, ठीक है। डन। जो मैंने कहा ना, एक्सट्रीम पॉइंट वेक्टर्स दैट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द हाइपरप्लेन इज नोन एज सपोर्ट वेक्टर। डन। हाँ, मतलब ये जो ग्रुप है कोई भी है, जैसे स्पाम वाला, इसका जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ना, उससे एक लाइन खींच दो, और जो दूसरा ग्रुप है उसका लास्ट वाला, उससे एक लाइन खींच दो, ठीक है। तो दो दो लाइन हमने तो खींच दी बाउंड्री वाली। अब दोनों से जाते जाओ इक्वल डिस्टेंस पे जो बीच में मिले, और बीच में क्यों ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा गैप वो बीच वाला ही दे पाए, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि हमारी लाइन कुछ ऐसी बने कि वो किसी एक के पास में बन जाए। ऐसा नहीं चाहिए, आलतू फालतू नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो और एकदम मस्त लाइन हो, गैप ज्यादा हो, बस इतना हमारे को चाहिए, ठीक। हाँ, अब बात आती है कि अगर ये 2 क्लास है तो हाइपर प्लेन क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। और अगर 3 क्लास हो तो एक प्लेन बनता है, 2 डायमेंशनल प्लेन बनता है। बस ये याद रखने की चीज है, ठीक। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर 2 ही फीचर है, स्पाम और नॉट स्पाम, तो स्ट्रेट लाइन से मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ वैसा। और 3 फीचर हो तो 2 डायमेंशनल प्लेन चाहिए, 4 हो तो 3 डायमेंशनल प्लेन चाहिए सब, ठीक है। फिर आते कर्नल मेथड। कर्नल मेथड में कुछ याद नहीं रखना, ये याद रखना सिर्फ, ये चीज ऐसे PYQ में नहीं है, बट ये याद रखना। कर्नल क्या करता है, लो से हाई में भेज देता है, लो डायमेंशनल फीचर स्पेस से हाई डायमेंशनल फीचर स्पेस में भेज देता है, ठीक है। डन। कुछ नहीं, कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बस लो से हाई कर देता है। हाँ, ये है ही नहीं, PYQ में है ही नहीं, कुछ नहीं, देख लेना, हाँ, ध्यान दे दो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है KNN, और KNN सबसे इजी चीज है। हाँ, ठीक। KNN मतलब संगत का असर, ठीक है। वो क्या है, अभी सीधा एग्जांपल से अपने समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इतना दे रखा होगा, ठीक है, डेटा। तो हमारे पास ये डेटा पड़ा है। अब पूछा, भारतीय एक है जिसकी एज 5 साल की है और जेंडर फीमेल है, तो उसको कौन सा स्पोर्ट पसंद होगा, समझ आया। हाँ, तो प्रिडिक्ट करने का है कि भारती को कौन सा स्पोर्ट पसंद है, ठीक है। तो मैं कैसा प्रिडिक्ट करूंगा, तो मैं चेक करूंगा कि भाई भारती की संगत किसके साथ ज्यादा मिलती है, ठीक है। मतलब भारती किसके साथ ज्यादा वो है, क्लोज है, ठीक है। जो उसको पसंद होगा वो इसको पसंद होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बट KNN तो यही कहता है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे भाई, तो सबका डिस्टेंस निकालो, सब लोग का डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो अभी मैं अजय को लेके चलता हूँ, इन सबका डिस्टेंस निकालना है भारती के साथ, सबका, ठीक है, सबका डिस्टेंस निकालना है। अब बात आती है डिस्टेंस निकालना, हाँ वही, तो डिस्टेंस निकालते, तो डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना। हाँ, तो ये 5 है भारती की एज और 32 है अजय की एज, ठीक है। अब ये 10 क्या है, तो अभी मेल फीमेल है, मेल माइनस फीमेल तो कर नहीं सकता, तो मैंने दोनों को एक आंकड़ा दे दिया ऐसा, बस। तो मैंने जब डिस्टेंस निकाला भारती और अजय का, तो 27.02 आया, ठीक है। ऐसे करके मैंने सबका डिस्टेंस निकाला, तो उसकी पूरी टेबल बनाना, ठीक है। अब बात आती है कि मैं कितने नजदीक वालों को कंसीडर करूं, समझ आ रहा है। सबसे पास वाले को एक को ही ले लूं,
एक के बेस पे दे दूं तो नहीं। तो अच्छी वैल्यू के की क्या होती है, 3 ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो, ऐसा। तो अभी मैंने 3 लिए, तो जो सबसे पास के 3 थे वो तीनों को निकाला और पता चला भाई क्रिकेट है, क्रिकेट डन कर दिया ऐसा। अब मैं क्या बोलता हूँ, या तो 3 लेना या तो 5 लेना, 4 क्यों मत लेना, क्योंकि 4 में एक केस बनता है कि 2 क्रिकेट 2 बैडमिंटन आ गए तो। हाँ, या तो 3 लेना या तो 5 लेना, ठीक है। और 3 और 5 से हमारे कैलकुलेशन में फर्क नहीं आ रहा क्योंकि हमने तो टेबल बना दी, ठीक है। बाद में 3 लिखने या तो 5 लिखने, एक ही बात, ठीक। डन, समझ आया के एन एन कैसे ले। तो सबसे ज्यादा के की वैल्यू जो प्रीफर करते हैं वो 5 होती है। लो वैल्यू मत लेना, दिक्कत आ जाएगी। हाई ले लोगे बट थोड़ी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। के एन एन समझ आया सबको? हाँ, ये चलो, तो ये तो सबसे सिंपल। अब लास्ट चैप्टर बचा है, करना है अभी। कितने पेज? मैं देखो लास्ट चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है उससे हो जाएगा, जो मेन है जिस पे आता है तो वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। मतलब समझो अभी 10-15 मिनट में वो भी हो जाएगा, ठीक है। ओके। हाँ, रीसैम्पलिंग। ओके, क्रॉस। एक ही मिनट। देखो भाई, आम जिंदगी में क्या हो रहा था, हमारे पास डेटा था, ठीक है, ट्रेनिंग डेटा, ठीक। इससे हम मॉडल को ट्रेन करते थे, फिर कोई आके अपने को वैल्यू देता था, तो टेस्टिंग करके हम आउटपुट देते थे। तो ये है आम जिंदगी, ठीक है। अब ये चैप्टर थोड़ा नया लाता है। वो क्या बोलता है, भाई तुम टेस्टिंग का वेट क्यों कर रहे हो। हाँ, ये मैं बता दूं इसमें दिक्कत क्या है। सपोज अभी मैं ना एक मॉडल बना दिया मेरा, और मैंने मस्त ट्रेनिंग कर ली, ठीक है। ये मेरा मॉडल है, अब दर्शित आया कोई वैल्यू लेके टेस्ट करने के लिए, और मेरे मॉडल ने 2-3 जगह बैंड बजा दी, मेरा तो कलर हो गया ना। कलर क्यों हुआ पता, ट्रेनिंग करके आया, टेस्टिंग करके नहीं गया मैं। अगर मैं टेस्टिंग कर लूँ तो चांसेस थे कि भाई पोपट नहीं होता, ठीक है। तो यही ये चीज बताता है। हाँ, तो ये क्या बोलता है कि तुम जो ये डेटा ले रहे हो ना, इसमें से थोड़ा ट्रेनिंग कर लो, थोड़ा टेस्टिंग कर लो, अच्छा, हाँ, मतलब बस दोनों। इतना ही। ये पूरा चैप्टर इसी पे है। टेस्टिंग दर्शित वाली तो होने ही वाली है, वो तो आके चेक करेगा ही। बट जो घर पे काम कर रहा हूँ मेरा, उसमें भी मैं ये दोनों चीज कर लूँ, ठीक है। ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों। एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस वेरीफाई हुआ, तो इसका नाम है क्रॉस वैलिडेशन। मैं वैलिडेट कर रहा हूँ, मतलब। हाँ, बस वही वही। हाँ, इतना ही है, ठीक है। अब इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं कि भाई डेटा तो पड़ा है, कितना डेटा ट्रेनिंग में लूँ और कितना टेस्टिंग में लूँ, इतना। बस इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है, ठीक है। समझ आया, मेंटोस जिंदगी समझ आई क्या? ये ठीक है। तो अभी सबसे पहला आता है जो सबसे खराब है, जिसने डेटा सेट लिया। हाँ, मैं फुल कर लेता हूँ, ठीक है। इसने डेटा सेट लिया, 50% ट्रेनिंग में ले लिया, 50% टेस्टिंग में ले लिया, ठीक है। ये सबसे पहला टाइप है जिसका नाम है वैलिडेशन सेट अप्रोच, ठीक है। जिसमें हमने 50% ट्रेनिंग में ले लिया, 50%। अब इधर कितनी सारी दिक्कत है भाई, ट्रेनिंग के टाइम पे कैसा डेटा क्या पता, टेस्ट में कुछ और आ जाए तो। हाँ, सेम मतलब नहीं बहुत होता। डिपेंडेंट है, बहुत डिपेंडेंट है। और जब भी हमारा डेटा ट्रेनिंग पे ज्यादा डिपेंड होता है ना, वहाँ पे वेरिएंस ज्यादा होता है, ठीक है। और मैंने एक चीज बताई थी, सिंपल, जितना सिंपल होगा उतना ज्यादा बायस होगा। बायस तो ये होगा। कितना सिंपल है तो ये हाई बायस है। हाँ, वो अभी आगे आने ही वाला है, इस टॉपिक के बाद वही है। तो अपने, हाँ मैंने कहा था ना 4th चैप्टर में आता है, ठीक है। ये पता चला, पहला पता चला क्या है, डेटा लिया, 50-50% में डाल दिया। अब आता है लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। इसमें क्या है, सपोज तुम्हारा डेटा पड़ा है पूरा, ये तुम्हारा पूरा डेटा है, ठीक। ये क्या बोलता है, पहले 1 को पकड़ो, बाकी सबसे कर लो ट्रेनिंग, और 1 से कर लो टेस्टिंग। टेस्टिंग। फिर 2 को पकड़ो, और 1-3 से एंड तक कर लो ट्रेनिंग, और 2 से कर लो टेस्टिंग। ये थोड़ा अच्छा तो हुआ, क्योंकि हमने टेस्टिंग सब एक वैल्यू से भी कर ली और ट्रेनिंग भी अच्छे से होगी। टाइम भले ज्यादा लगा, कंप्यूटेशन भी ज्यादा हुआ, ऐसा। हाँ, हाँ, एक तरह से हमने मॉडल को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया। हाँ, मतलब टेक्निक हाँ, है, मतलब टेक्निक समझ गए ना क्या है। एक सिलेक्ट करो, हाँ,
इसलिए ऐसे ही नाम पड़ा है, लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, एक को छोड़ो बाकी से ट्रेनिंग करो और एक से टेस्टिंग करो, ठीक है। ओके, ऐसे एक एक करके, तो ये इटरेटिव प्रोसेस है। इटरेटिव मतलब बार बार होता रहेगा, लूप ठीक है। वैसी रहेगी। हाँ, तो ये करने से क्या, एक तो मॉडल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। हम्म, मॉडल कॉम्प्लेक्स यानी कि लो बायस, लो बायस्ड, मॉडल सिंपल यानी कि हाई बायस, ठीक है। बायस्ड। हाँ, अब हाँ, वेरिएंस तो अभी भी हाई है। वेरिएंस क्यों हाई है? क्योंकि अभी भी देखो ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि भाई इस टाइम पे ट्रेन हुआ तो इधर क्या था, मतलब वेरिएंस तो सॉल्व होगा ही नहीं इन चीजों से, ठीक। फिर आता है लीव पी आउट। लीव पी आउट का क्या मतलब है? एक की जगह हम पी को छोड़ेंगे। इधर एक था और इधर बाकी थे, अब इधर पी है, मतलब मान लो मैंने दो सिलेक्ट किए, बाकी सबके साथ ऐसा, फिर दो सिलेक्ट किए, तो सेम टू सेम है, तो मैंने ज्यादा उसमें डायग्राम नहीं बनाया, समझ जाना, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वन, वन की जगह मैं पी डेटा सेट को लेफ्ट करूँ, समझ आया, ठीक है। तो ये तीन थे एकदम नॉर्मल वाले। अब आता है सबसे बेस्ट वाला, के फोल्ड क्रॉस। ये क्या बोलता है, जो तुम्हारा पूरा डेटा है, समझो ये डेटा है, ठीक है। अभी ऐसा समझो इधर 12 गोले पड़े, 12 पड़े, मैंने क्या किया, तीन तीन के सेट में 4 ग्रुप पार्ट दिए। ये पहला ग्रुप पड़ा, अब इसके साथ टेस्ट करूंगा, इसके साथ ट्रेन, फिर इसके साथ टेस्ट, बाकी के साथ ट्रेन, ये करूंगा बस। तो वो तो फिर पी जैसा ही नहीं हुआ, पी में हम 3 ले उससे लेते। उससे अलग हुआ ना, इसमें हमारे पास टेस्टिंग कितना अच्छे से, थोड़ी अच्छी टेस्टिंग होगी, समझ आ रहा। उधर तो हमेशा टेस्ट एक दो था, इधर ग्रुप देखो, इधर एक, मतलब ऐसा समझो 12 पड़े, ठीक है, 12 कुछ भी हो सकते हैं, हमें इसको इक्वल साइज के ग्रुप में डालना है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल, चांसेस है हमेशा इक्वल में भाग ना पड़े, कुछ एक आधा बच जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो तीन का ग्रुप बना, अब एक ग्रुप को टेस्टिंग में डालो और बाकी के सब ग्रुप को ट्रेनिंग में डालो, बस। इधर ग्रुप की बात हो रही हो, इंडिविजुअल डेटा पॉइंट नहीं, ग्रुप बना दिए ऐसा। इन दिस टेक्निक होल डेटा इज डिवाइडेड इनटू के ग्रुप या के सेट में, बस, ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइजेस, ठीक है, ऑलमोस्ट प्लस। हाँ, ये इंडिविजुअल से सही हुआ, ठीक है। सही कैसे हुआ वो देख लेते, कैसे कैसे देगा वो। ना उसमें वेरिएंस देखने मिलेगा, वेरिएंस हमेशा देखने मिलेगा, क्योंकि टेस्टिंग अच्छे से नहीं हो रही है, ऐसा है। हाँ वही, ठीक, वो समझ जाओगे, अभी अपने समझेंगे ना वो बायस वगैरह, ठीक। तो के अपने को तो टेक्निक ही समझनी है, ज्यादा उसमें जाना है। टेक्निक क्या कहती है, ये टेक्निक है, ग्रुप में पढ़ो और ये ऐसे ऐसे करो, ठीक। हाँ, अब इधर बायस अपना थोड़ा बढ़ जाएगा, वो वाला ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये वाला, ठीक है। इधर तो हमने ग्रुप पार्ट दिया, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई है, यानी कि बायस थोड़ा बड़ा है, ज्यादा नहीं बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, तो इंटरमीडिएट बायस, ठीक है। पर वेरिएंस कम हुआ है क्योंकि हम टेस्टिंग अच्छे से करें, समझ आया। हाँ, अब लास्ट वाला आता है स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। अब इस वाले में एक दिक्कत थी, वो मैं दिक्कत समझा देता हूँ, ठीक। जैसे एक मैंने एग्जांपल उधर लिख रखा है, एक कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है, ठीक है, कॉस्मेटिक, ठीक है, जिसको 2 लोग यूज करते हैं, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। अब हुआ क्या, ट्रेनिंग के टाइम पे है ना, मैंने फीमेल के डेटा से ट्रेन कर दिया, ठीक है, और टेस्टिंग के टाइम पे मेल आ गया, तो मेरी बच जाएगी बैंड, समझ आया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब तुम ग्रुप बना रहे थे ना, तो तुम दिमाग बंद करके ग्रुप बना रहे थे, किसने कहा रैंडम ग्रुप बनाने का, समझ आया। तुम्हारे पास डेटा था, तो ऐसे ऐसे ग्रुप थोड़ी बनाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सोच समझ के ग्रुप बनाएंगे। सपोज टोटल पॉपुलेशन में 60 मेल है 40 फीमेल है, तो मैं क्या करूंगा, हर एक ग्रुप में ये मेंटेन करके चलूंगा कि भाई ये प्रपोर्शन मेंटेन रहे या ये रेशियो मेंटेन रहे। 6-4 है, मतलब इधर भी मैंने 3 मेल ले लिए, 2 फीमेल ले ली, 3 मेल 2 फीमेल 3 मेल। तो इससे क्या है भाई, वो एरर चला गया ना जो अपने फेस कर रहे थे, समझ आया। ये जो दिक्कत थी, ये जो दिक्कत थी मेल फीमेल वाली, तो फीमेल से ट्रेन किया और टेस्टिंग के टाइम पे मेल आ गया, तो ये एक दिक्कत है,
हमारा मॉडल सही है, सब सही चल रहा है, बट हमने क्या किया, दिमाग बंद करके ग्रुप बना दी, ठीक है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस हुई। तो के फोल्ड में ये दिक्कत आती है। हाँ ना, ऑटोमेटिक फिर तुम्हें क्लासिफिकेशन डालना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सोच समझ के कर। तो ये दिक्कत तो सब में आएगी ना, कोई भी तू ले ले। हाँ सब में आएगी, सिर्फ इसमें हाँ। नहीं आएगी, स्ट्रेटिफाइड में, ठीक है। अच्छा। हाँ अब तुम लिखोगे क्या, ठीक है, लिखना क्या है अभी, ये तो तुमने प्रॉब्लम तो, हाँ तो अभी ये तो सुपरवाइज लर्निंग है ही ना, हम तो देते ही इनपुट आउटपुट। हाँ ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था के फोल्ड। तो के फोल्ड में एक टर्म याद रखना है, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग मतलब हमने रैंडमली दिमाग बंद करके ग्रुप बना दी, ठीक है। और दूसरा आता है स्ट्रेटिफाइड वाला, जैसा इसका नाम है, इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज करते हैं। इसमें हम रिप्रेजेंट, मतलब इसमें हम क्या क्लियर कर रहे हैं कि जो भी हमारा एक ग्रुप है ना वो सही से बना है, आड़े धड़ नहीं कुछ भी बना दिया है, ऐसा, ठीक है। और ये मैंने कॉस्मेटिक वाला एग्जांपल से समझाया, ठीक है, समझ आया, इसकी नीड समझ आई, ऐसा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई अगर 60% मेल है और 40% फीमेल है, तो तुम इंश्योर करो, मतलब देखो ध्यान से कि तुम्हारे हर ग्रुप में भी ऐसा कुछ मेंटेन रहे, ऐसा कोई ग्रुप ना बन जाए कि या सिर्फ फीमेल हो या तो सिर्फ मेल हो, समझ आया, बस। हाँ, मतलब ऐसे ब्लाइंडली ग्रुप नहीं बनाना है, ब्लाइंडली कैलकुलेट। ग्रुप नहीं बनाना, और के फोल्ड में हम ब्लाइंडली बनाते हैं, तो इसका सबसे सही करता है स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड, ओके, हाँ। ठीक, समझ आया। हम्म। थियरी में तो हम तो मचा ही देंगे, डायग्राम भी बना ही देना, डायग्राम दोनों का सेम होगा, बस एक टर्म ऐड हो जाएगा कि जो ग्रुप बनाया है ये एक मेंटेन करके चल रहा है, ऐसा, हाँ, कुछ ठीक है, और कैलकुलेशन कुछ नहीं, करके बाकी सब बनाया ठीक कि है। जिससे इक्वली सब में होगा। बस बस वही वही, तो सबसे अच्छा जो बोले तो कौन सा हुआ, स्ट्रेटिफाइड वाला होगा, मॉडिफाइड के ठीक। मोल्ड। अब आते हैं एरर वाली चीज, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, रिड्यूसिबल जो अपने हाथ में होता है कंट्रोल कर, और एक इरिड्यूसिबल। इरिड्यूसिबल वाले तो पढ़ लिए अपने कि मॉडल गलत बता रहे तो क्या करेंगे। दूसरे एरर होते हैं रिड्यूसिबल, जिसमें आते हैं बायस और वेरिएंस। हाँ मतलब वही समझो, वो तो एक टर्म हो गया कि डिफरेंस को बताने का, ये ऐसा नहीं पूछेंगे अपने, तो ध्यान रखना है बस ये वाला पार्ट। बहुत मत बायस सोच और बस। वेरिएंस की मत कहानी, सोच कहानी बहुत। कहाँ से, हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो अब आता है बायस वाला पार्ट, ठीक है। तो बायस तो पहली बात ये है कि अगर कोई डिफरेंस आता है प्रेडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू में, तो उसे कहते हैं थोड़ा बायस हुआ है, ठीक। मेन चीज क्या है, बायस मतलब क्या है कि हमारा मॉडल है ना अच्छे से रिलेशनशिप समझ ही नहीं पाया, ठीक है। बायस कब होता है, जब मॉडल अच्छे से रिलेशनशिप समझ नहीं पाया, या तुम्हारा मॉडल इतना सिंपल था तुम अच्छे से ध्यान ही नहीं दिए। सिंपल मॉडल मतलब एरर के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, सिंपल मॉडल है तो, और उसी को ही बोलते हैं हाई बायस, समझ आया क्या बोल रहा हूँ। सिंपल मॉडल मतलब कि मॉडल ने मेहनत नहीं की रिश्ते जानने में। एक्स और वाई पढ़ा है ना, एक्स और वाई, ये एक्स है ये वाई है, मॉडल का काम क्या है, इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करो, यही उसका काम है, तभी वो सही से वैल्यू बता पाए। तो इसने ज्यादा सोचा ही नहीं, बहुत जनरली बैठा दिया, अच्छे से देखना चाहिए डेटा को, समझना चाहिए, तो उस तरह से वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है मॉडल। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ना, उतना अच्छे, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, अभी अपने दिमाग में रहता है कॉम्प्लेक्स मतलब अच्छी बात थोड़ी, तो ऐसा समझो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, उतना मतलब उसने अच्छे से पढ़ाई की, उसने अच्छे से रिश्ते को समझा है, अच्छे से रिलेशनशिप को समझा। हाँ सब डेटा पॉइंट नहीं हो, सब डेटा पॉइंट नहीं, ना ना जिगजैग वाला नहीं, जिगजैग वो तो अलग ही केस है, वो तो ओवर फिटिंग है कि भाई उसने तो सिर्फ वही किया और तो कुछ किया ही नहीं, ठीक। ऐसे तो आ ही जाएगा वो केस, ऑटोमेटिक आता ही है, ओवर फिटिंग में लो बायस तो होता ही है कि भाई उसने कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझ लिया, समझ आया। ओवर फिटिंग मतलब कि इतना घुस गया, वो इतना घुस गया, इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया कि उसको बाहर का ही नहीं पता, ठीक है। बायस का चक्कर पता चला, बायस क्या होगा, ठीक? ये बायस की कहानी है, ठीक। तो लो बायस विल मेक फ्यूअर अजम्पशन अबाउट द, ठीक है, जो भी ये गुड बॉय होता है। ये कहाँ कहाँ देखने मिलता है, डिसीजन ट्री में, KNN में, SVM में। नॉन लीनियर हो या कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो लो बायस होता है, ठीक है। हाई बायस मतलब तुक्के ज्यादा मारेगा,
और तुक्का इंसान कब मारता है? जब उसने पढ़ाई नहीं की, अच्छे से समझा ही नहीं। तो लो बायस कम तुक्के मारता है, मतलब लेस एजम्पशन, हाई बायस ज्यादा तुक्के मारता है, ठीक। ओके, और हाई बायस की दिक्कत क्या है जो हमने पढ़ी थी, न्यू डेटा पे वो परफॉर्म ही नहीं कर पाता। जैसे वो था टॉपर वाला एग्जांपल, वो टेस्टिंग में कर ही नहीं पाता, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे ही नहीं पाता। तो जो भी लीनियर या सिंपल एल्गोरिदम है उनमें हाई बायस देखने मिलता है, और ये बैड बॉय है, ठीक है, ऐसा। तो अब इसको सही कैसे करें? तो पहला पॉइंट है कि इनपुट फीचर बढ़ाओ थोड़े, मतलब ट्रेनिंग अच्छे से करो। सिंपल मॉडल है तो कॉम्प्लेक्स बनाओ। कैसे? हाई बायस भी अच्छा नहीं है, लो बायस भी अच्छा नहीं है, अच्छा इन दोनों के बीच में होता है। हाँ, कुछ भी वो अभी आ अच्छा गया। नहीं है हाँ, ना इनको। लो बायस अच्छा है ना हाई बायस अच्छा है, इनको दोनों ना का। ज्यादा अच्छा चाहिए ना ज्यादा कम चाहिए। हाँ वही वही, हाँ बस वही वही, ठीक है। अब आते हैं वेरिएंस पे, ठीक है। वेरिएंस का एक तरह से देखने जाए तो ये ऐसा कहता है कि ट्रेनिंग पे कितना डिपेंडेंट है। अगर मैं तुम्हारी ट्रेनिंग डेटा सेट बदलता हूँ तो तुम्हारी वैल्यू पे कितना असर पड़ता है, वो होता है वेरिएंस, ठीक है। पता चला? लो लो वेरिएंस मतलब कम फर्क पड़ रहा है, means there is a small variation in the prediction of target function. Target मतलब कि वो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल विद द चेंजिंग इन ट्रेनिंग डेटा। तो लो वेरिएंस हमें चाहिए, जैसे मेरे को लो बायस चाहिए, बहुत लो भी नहीं चाहिए, और जैसे लो वेरिएंस चाहिए। लो वेरिएंस मतलब कम फर्क आए, ऐसा। अगर मैं ट्रेनिंग डेटा बदलता हूँ, जैसे अभी के फोल्ड में पढ़ा था, क्योंकि हर स्टेप में ट्रेनिंग बदल रही है, तो मैं चाहता हूँ वेरिएंस मेरा कम हो, थोड़ा ज्यादा ना हो कि भाई आज ऐसा कर रहा है, कल थोड़ी ट्रेनिंग बदली तो भाई कुछ और बताने लग गया, ऐसा, ठीक है। तो ये लिखा भी है, ग्रुप बहुत, ना ग्रुप से लेना देना ही नहीं, ग्रुप देख, ग्रुप वाला केस इधर देख। हम्म, इन शॉर्ट में ये हो ना कि इसको सब चीजें एवरेज चाहिए, हाँ ना देख देख, ज्यादा हाँ कम एवरेज चाहिए। ही चाहिए, बस एग्जैक्टली एवरेज ही चाहिए। हम्म बट बहुत अच्छे में देखने जाए तो हाई बायस और हाई वेरिएंस तो एकदम ही खराब है, उनका तो हम्म। कोई काम ही नहीं है। लो बायस लो वेरिएंस थोड़े ठीक है, बट इधर दिक्कत आ जाती है ओवर फिटिंग वाली, अब ठीक वो है। तो फिर बहुत अंदर हुआ ना भाई, हाँ हाँ कॉन्सेप्ट बस अंदर वही। हुआ है। तो देख ये वाला केस अच्छा है, जो तूने कहा ना ग्रुप बनाने से क्या फायदा हुआ था, वेरिएंस लो हो गया, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग अलग अलग डेटा पे मैंने ही करा दी। अच्छी हुई। हाँ, समझ आया, ऐसा। तो ठीक है, लो वेरिएंस मतलब कम वेरिएशन आएगा, और हाई वेरिएंस मतलब, हाँ अब दिक्कत क्या है, लो वेरिएंस है ना सिंपल एल्गोरिदम पे देखने मिलता है। अब तुम सोच रहे हो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर मैं सिंपल एल्गोरिदम देख लेता हूँ, ठीक है, सिंपल जो कॉम्प्लेक्स नहीं, तो वेरिएंस तो लो मिल गया बट हाई हाई बायस हो गया। और मैं जब कॉम्प्लेक्स लेता हूँ तो वेरिएंस हाई हो गया और बायस लो हो गया। समझ आया? ये जो दिक्कत थी इधर मैंने लिखा है, चलो आगे आएगा। यानी कि दोनों को सेट कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं, दोनों लो मेरे को मिलते ही नहीं है, और वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है एक तरह से देखने जाए। समझ आया? ये रहा देखो, अभी ये अलग अलग वेरिएशन है, ठीक है। तो अभी पहला केस इस पे फोकस करते हैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। लो बायस मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है और जो प्रेडिक्टेड है वो बहुत आसपास है, ये ग्रीन और हम्म रेड देख रहे हो एकदम आसपास है, तो हम्म। ये लो बायस है, ठीक है। तो वेरिएंस क्या है, वेरिएंस भी लो है, मतलब वो ज्यादा स्प्रेड नहीं हो रहे, एकदम आसपास में है। फिर देख हाई वेरिएंस टेस्टिंग नहीं आया, हो रहा अच्छे से। हाँ हाई वेरिएंस में देख थोड़े छुट्टे पड़े, हम्म। बट अभी भी ये अपनी ओरिजिनल के आसपास में ही है, क्योंकि लो बायस। हाँ अब सिंपल। आते हैं, हाँ अब आते हैं इस पे, हाई बायस मतलब अब एरर आ गया है भाई, देखो ये हम्म। कहीं और ये कहीं और, बट वेरिएंस अभी भी लो है, भले एरर आ रहा है पर वैल्यू आसपास में है। ग्रीन मतलब कि तुम्हारी असली वैल्यू, लाल एक्सट्रीम। मतलब कि तुम्हारी प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। अभी वापस से अच्छे से समझते हैं। तो बायस मतलब कि लो बायस मतलब प्रेडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू बहुत पास में, तो देखो ग्रीन और लाल पास में। और लो वेरिएंस क्या बताता है, ये जो तुम्हारा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है ये वेरी नहीं कर रहा है, कितना आसपास में वैल्यूज है, ऐसा, ठीक है। अब हाई वेरिएंस मतलब ये देखो थोड़े खुले पड़ गए, बट अभी भी
एक्चुअल और प्रेडिक्टेड आसपास में ही है, मतलब ग्रीन और रेड आसपास में सब, ठीक है। अब आता है लो वेरिएंस और हाई बायस। हाई बायस का क्या मतलब है, अब दोनों देखो कितने दूर चले गए, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड, कॉम्प्लेक्स मॉडल हो गया। बट वेरिएंस अभी भी लो है, तो देखो ये खुद में पास में ही है, समझ आए। अब आया सबसे खराब केस, हाई बायस और हाई वेरिएंस, ना इनका ठिकाना है ना आपस में ठिकाना है, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा देखोगे ना, या इसका इस पे भी वीडियो है 5 मिनट इंजीनियरिंग, तो समझ जाओगे। ये वहाँ बस ये अच्छा केस है, पर ये मिलना बहुत इम्पॉसिबल है, ये हम निकाल ही नहीं सकते। और ये जो केस है ये ओवर फिटिंग का केस है। हाँ, अंडर फिटिंग का शायद ये, हाँ समझ गया ना। हाँ, अब आता है कि भाई हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए इन दोनों के बीच का एक प्यारा सा पॉइंट जिसे कहते हैं स्वीट स्पॉट। हाँ हाँ, ये ऐसे निकल, एवरेज स्वीट चाहिए। स्पॉट कैसे निकाला, ये वेरिएंस का ग्राफ है, ये ये बायस के स्क्वायर का ग्राफ है, बायस नेगेटिव में आता है तो हम स्क्वायर लिया उसका, और ये एरर का ग्राफ बनाया, ठीक। एरर सबसे मिनिमम यहाँ पे है, तो जहाँ पे सबसे मिनिमम एरर है वहां से मैंने एक लाइन खींच दी, और यही पॉइंट होता है सबसे बेस्ट पॉइंट, ना ज्यादा लो ना ज्यादा हाई, दोनों का एक मस्त कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक। और इसी को बोलते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, और ये पूछते हैं एग्जाम में। तो इसमें क्या क्या लिखना होगा, पहले तो दोनों टर्म समझाओ, ये क्या होता है ये क्या होता है, और वो चारों कॉम्बिनेशन समझा देना कि किसमें क्या दिक्कत आती है, और जो सबसे बेस्ट केस है वो तो पॉसिबल ही नहीं, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग समझा देना। फिर बोलने का कि भाई इन दोनों का एक स्वीट स्पॉट होता है जो हमें चाहिए, वो ये होता है, ठीक। दोनों का एक बैलेंस होता है, ये मैंने लिखा है स्वीट स्पॉट, टू मेक अ बैलेंस बिटवीन बायस एंड वेरिएंस, ठीक है। हाँ, तो ये था बायस वेरिएंस। अब आता है लास्ट टॉपिक, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसमें मेरे को भी है थोड़ा कंफ्यूजन, तो है, वीडियो तो देखो। नाम ही ऐसा तो हो गई ना। हाँ, बाकी ये जो है ये मैं समझा देता हूँ, तो तुम्हारे 5-10 मिनट बच जाएंगे। ये होती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक्चुअल है, ये प्रेडिक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव लिख देने का, पॉजिटिव नेगेटिव। टीपी मतलब ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव, ठीक है। अब बात आती है क्या मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जाते हैं अपने ट्रू पॉजिटिव के ऊपर। ट्रू पॉजिटिव मतलब तुम्हारे मॉडल ने सही वैल्यू प्रेडिक्ट की, मतलब एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू सही है, और दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, इतना। फिर आता है ट्रू नेगेटिव, तुम्हारे मॉडल ने अभी भी सही वैल्यू प्रेडिक्ट की है, बट दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। ये देखो ये दोनों ये चीज इधर, फॉल्स है लेकिन तो नेगेटिव है। हाँ, डन डन डन, फॉल्स नहीं नेगेटिव है और सही प्रेडिक्ट की है, मतलब असली वैल्यू -5 थी, तुम्हारे मॉडल ने भी -5 बताई, तो ये केस जाएगा ट्रू नेगेटिव में, और अगर 4 और 4 है तो ये जाएगा ट्रू पॉजिटिव में, और ऐसा ही फॉल्स में भी। दोनों ही केस में मॉडल सही बता रहा है, बस वो साइन का फर्क है, ठीक। ओके। अब आता है फॉल्स पॉजिटिव, तो 4 नाम और से पता चल रहा है झूठा पॉजिटिव। इट मींस पहले तो वैल्यू प्रेडिक्ट गलत की है, एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव थी, अब तो तुम पॉजिटिव बता रहे हो। फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, झूठा पॉजिटिव, यानी कि असली में नेगेटिव है पर तुम बता पॉजिटिव रहे हो, और फॉल्स नेगेटिव मतलब असली में पॉजिटिव तुम बता नेगेटिव है। 5 है, तुमने -5 बताया, मतलब ये फॉल्स नेगेटिव हुआ। एक्चुअल 5 है, तुमने -5 बताया, मतलब तुम नेगेटिव गलत बता रहे हो, तो वो फॉल्स नेगेटिव में जाएगा। हाँ, प्रेडिक्टेड -5 है। हाँ, नाम से पता चला, फॉल्स पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव था, तुम पॉजिटिव बता रहे हो, ऐसा। ये तो ट्रू ट्रू तो एकदम ही सिंपल है, फॉल्स वाला। फॉल्स पॉजिटिव को टाइप 1 एरर बोलते हैं, इसको टाइप 2 बोलते हैं, क्यों बोलते हो पता नहीं, ठीक है। अब बात आती है क्या करना क्या है इसका, ये तो समझ गए, ठीक। तो करना कुछ नहीं है, एग्जाम में ये पूछते हैं भाई एक्यूरेसी निकालो, तो ये फॉर्मूला है, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ये सबका प्लस एरर निकालो, तो सबके फॉर्मूले, ठीक है। हाँ,
और इसमें बहुत सारी चीज आती है, तो मैं भी अभी वीडियो देखूंगा, तुम भी ये वीडियो देख लेना, ठीक है। हाँ, इसके और question लास्ट आते वाला, हाँ इसके क्वेश्चन आते हैं, हैं? Okay. अच्छा क्वेश्चन आता है, मतलब पूरे चारों चैप्टर में जो सबसे अच्छा टॉपिक है वो यही है, अभी तक सब कुछ इजी था, ठीक है, यही है जो एकदम अच्छी चीज है। हाँ, तो इसमें तो ये देखना जरूरी है कि जो मैंने लिखा है उससे अच्छे से बात बनेगी नहीं, तो वीडियो देख लेना, और कोई और अच्छा वीडियो मिलता है तो शेयर भी कर दे, ठीक। फिर लास्ट टॉपिक आता है AUC ROC वाला, इसका भी वीडियो ही देख लेना। ना अरे मतलब इधर लिखा सब है, वीडियो देखने के बाद ये देखोगे तो सब समझ आ जाएगा। करते कुछ नहीं है, ये वैल्यू है ना बार बार कैलकुलेट करनी है, ये दोनों वैल्यू, और उसे ग्राफ पे प्लॉट करते रहना, और कुछ नहीं, बस। क्यों, क्या हुआ, हो गया ना अभी? भाई 2 घंटे लगते हैं यार।